फिर वो सरफेस वेव्स में दो तरह की टाइप्स थी, एल वेव्स और आर वेव्स। लास्ट अगर आप जब देखोगे लेक्चर तो उसमें एंड पे मैंने यही बात की थी कि टू टाइप्स ऑफ सरफेस वेव्स, एल वेव्स एंड आर वेव्स। अब एल वेव्स मीन लव वेव्स, ठीक है, एल वेव्स को कहते हैं लव वेव्स और आर वेव्स को कहते हैं रेले वेव्स, ठीक है। सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूँ कि लव वेव्स क्या होते हैं। तो लव वेव्स यानी एल वेव्स, एल आर लव, एल फॉर लव। तो ये सरफेस वेव्स की टाइप है एल वेव, और ये सिमिलर होती है एस वेव्स, ठीक है। एस वेव जाके लास्ट टाइम चेक करना, एस वेव का मैंने ब्रीफली बताया था कि एस वेव होती क्या है, से एक्सप्लेन भी किया था उसे। तो ये भी जो है ना एल वेव सिमिलर होती है एस वेव, ठीक है। अब फर्क क्या है दोनों में, एल वेव्स और एस वेव्स में? फर्क ये है कि ये मूव करती है ग्राउंड को साइड टू साइड। एल वेव्स ग्राउंड को, ये नज़र भी आ रहा होगा कि ये ग्राउंड को जो है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में साइड टू साइड मूवमेंट कर रही है, हमें ठीक बाड़ी है। क्लास राइट एंगल, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, यूं वेव जा रही है, ठीक है, उसका राइट एंगल है। उसका राइट एंगल मीन ये डायरेक्शन जो है राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री पे। एस वेव में भी 90 डिग्री पे, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो 90 डिग्री पे थी, ठीक है, जो ग्राउंड को मूव कर रही थी। लेकिन वो क्या था, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थी उसमें, वो यूं करके मूव कर रही थी, ठीक है। वेव यूं प्रोपोगेट कर रही थी और ये उसमें डिफॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। थी ये भी राइट एंगल 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे साइड टू साइड मूवमेंट हो रही है ग्राउंड, ठीक है। ये साइड टू साइड मूवमेंट हो रही है ग्राउंड, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है, एस वेव और एल वेव में फ़र्क यही है कि एस वेव जो है उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन एल वेव जो है उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, उसमें ग्राउंड जो है वो साइड टू साइड मूव करता है, हमारी क्लास यूं करके मूव कर रहा है। यार ये जिसकी ये ऑन है ना, बंद कर दे, ऑडियो म्यूट कर दे, ये आवाज़ आ रही है पीछे। अच्छा, अब बात मैं ये कह रहा था कि लव वेव जो है वो अर्थ को मूव करती है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर रही, ठीक है, यूं करके इसकी मूवमेंट नहीं है। वर्टिकल प्लेन में एल वेव की मूवमेंट नहीं है, किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको मूव कर रही है, ठीक है। और एस वेव उसको वर्टिकल प्लेन में मूव करती है। और जो लव वेव है वो बिल्डिंग, जब लव वेव बेसिकली क्रिएट होती है, बिल्डिंग को लिफ्ट नहीं करती, लाइक बिल्डिंग यूं ऊपर की तरफ मूव नहीं करती, ठीक है। एक होता है ना बिल्डिंग ऊपर की तरफ मूव करना, लव वेव के केस में बिल्डिंग जो है वो लिफ्ट नहीं होती, लेकिन ये बिल्डिंग की साइड टू साइड मूवमेंट करती है, ठीक है, यूं साइड बाय साइड बिल्डिंग जो है मूव करती है। ये इस तरह ये है, ठीक है, साइड साइड टू साइड मूवमेंट हो रही है, बिल्डिंग को लिफ्ट नहीं करेगी ये लव वेव, ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करेगी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एस वेव के केस में होती है। तो अब एल वेव करती क्या है, एल वेव जो है बिल्डिंग को साइड टू साइड, बिल्डिंग को क्या, जब मूव होती है होता क्या है बेसिकली, फाउंडेशन जो नीचे फाउंडेशन होती है, बुनियादें जिसको कहते हैं, ठीक है, वो उसको बैडली डैमेज कर देती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये होता है कि जो नीचे फाउंडेशन होती है वो बैडली डैमेज हो जाती है। जब अर्थ का जो आपकी बिल्डिंग है उसका सब स्ट्रक्चर ही डैमेज हो गया तो ऊपर में बिल्डिंग क्या, वो क्या नाम है, सरवाइव तो नहीं करेगी ना। तो ये फाउंडेशन, बिल्डिंग की फाउंडेशन को डैमेज करती है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। इसलिए ये बातें याद रखनी है कि एस वेव और एल वेव सेम है, लेकिन एस वेव और एल वेव में फ़र्क ये, एस वेव में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है और एल वेव में साइड टू साइड मूवमेंट होती है ग्राउंड की, हैं दोनों 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, मूव कर रही है, वो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो 90 डिग्री पे हो रही है, साइड टू साइड, जो कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है, साइड टू साइड इधर डिफॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद है रेले वेव, आर वेव, ठीक है, रैली वेव, ठीक है। अब रैली वेव जो है वो
एस टाइप की, ये भी एस टाइप क्या नाम है, सरफेस वेव्स की टाइप है। सरफेस वेव्स में दो टाइप, एल वेव्स एंड आर वेव्स, लव वेव्स एंड रैली वेव्स। और बॉडी वेव्स में दो टाइप्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, ये बॉडी वेव्स है। पिछला लेक्चर अगर नहीं सुना तो वो जाके सुनो, क्लियर हो जाएगा अगर फर्स्ट लेक्चर सुन रहे हो। और ये सरफेस वेव, सरफेस वेव में दो टाइप्स हैं। ठीक है, लव वेव्स हम पढ़ चुके हैं, रैली वेव्स अब हम पढ़ने लगे हैं। और बॉडी वेव्स में भी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब खैर बात करता हूँ, जो रैली वेव है वो क्या है। ये भी सरफेस टाइप, सरफेस जो वेव है उसकी टाइप है। अब ये ग्राउंड यूं वेव यूं प्रोपोगेट कर रही है, और ये जो मूव करती है स्ट्रक्चर को, वो दोनों डायरेक्शन में करती है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन, कौन से दोनों डायरेक्शन में, एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यूं करके भी स्ट्रक्चर को मूव करेगी इस डायरेक्शन में, और इसके अलावा इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी करती है। ठीक है, एक तो बिल्डिंग में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली हो रही है, ये देखा है ये, और दूसरा ये उसकी डायरेक्शन में भी वेव जो है वो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है ना, उसको स्ट्रक्चर को उस डायरेक्शन में मूव करवा रही है। लेकिन ये बिल्डिंग को लिफ्ट नहीं करती, मतलब बिल्डिंग को उठाती नहीं है ये वेव। इस वेव की वजह से बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं आता। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी उल्टी बात कर रही हूँ। लव वेव जो है ना वो बिल्डिंग को लिफ्ट नहीं करती। लव वेव के केस में ये था, बिल्डिंग को लिफ्ट नहीं करती थी, वो सिर्फ साइड टू साइड मूवमेंट करती थी। लेकिन ये जो रैली वेव है ना, ये बिल्डिंग को साइड टू साइड भी मूव करेगी और इसके अलावा लिफ्ट भी करेगी। लव वेव क्या कर रहा था, सिर्फ जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट करवा रहा था, यानी यूं साइड टू साइड मूव करवा रहा था बिल्डिंग को। ठीक है, ये साइड साइड टू साइड मूवमेंट हो रही थी ग्राउंड की। लेकिन इस केस में जो है वो वर्टिकल मूवमेंट भी हो रही है, ये जो इस केस में हमें नज़र आ रहा है। बिल्डिंग को ये वर्टिकली मूव भी करवाएगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी करवाएगा उसको। ठीक है, लेकिन लव वेव क्या करता था, लव वेव सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता था। लेकिन जो रैली वेव्स हैं वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कराएंगे स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चर में लिफ्ट भी पैदा होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है दोनों केसेस में, लव वेव में और रैली वेव में, कि रैली वेव जो है दोनों हैं तो सरफेस वेव्स की टाइप, लेकिन जो लव वेव्स हैं वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं करती। ठीक है, बिल्डिंग में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, यानी बिल्डिंग सिर्फ साइड टू साइड मूव करती है, वर्टिकली यूं वर्टिकली डिस्प्लेस नहीं होती। ठीक है, ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं मिलता बिल्डिंग। लेकिन रैली वेव क्या करती है, रैली वेव में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है, बिल्डिंग को वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है। ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन ये है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है ये भी। ठीक है, मूवमेंट स्ट्रक्चर की, और इन डायरेक्शन भी है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इस डायरेक्शन में बिल्डिंग मूव करेगी, और दूसरा ये है कि ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन में मूव करेगी। और परपेंडिकुलरली जो मूव करेगी वो बेसिकली उसमें वर्टिकल लिफ्ट पैदा करेगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगी, वर्टिकल प्लेन में जो है ना वो मूवमेंट होगी। तो ये एक चीज़ इसमें याद रखनी है, इसकी वजह से बिल्डिंग में लिफ्ट पैदा होती है, बिल्डिंग उठती है ऊपर की तरफ। लेकिन वो दूसरी जो वेव है वो बिल्डिंग को साइड टू साइड मूव कराती है, ये बिल्डिंग को वर्टिकली भी मूव करवा रही है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेव में फ़र्क था, एक में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, दूसरी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है। और एल वेव के जो केस में बिल्डिंग में लिफ्ट पैदा नहीं होती, बिल्डिंग यूं ऊपर की तरफ नहीं उठती। लेकिन जो रैली वेव है उसके केस में बिल्डिंग में लिफ्ट पैदा होती है। तो ये दोनों वेव्स का फ़र्क था। उसके बाद एक होते हैं आफ्टर शॉक्स, और एक होते हैं फोर्स शॉक्स। फोर्स शॉक्स का पिछली दफ़ा बता चुका था कि जब कोई लार्ज अर्थक्वेक या मेन अर्थक्वेक आना होता है उससे पहले जो है फोर्स शॉक्स आते हैं। ठीक है, तो कभी कभी फोर्स शॉक्स फील नहीं होते, मतलब इतने स्वेयर नहीं होते कि आपको फील हो। फोर्स शॉक बेसिकली किसी मेन बड़े अर्थक्वेक से पहले आते हैं फोर्स शॉक्स।
ये लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में हमने बात की थी। और ये एक चीज़ थी इसमें जो हमने पढ़ना था, आफ्टर शॉक्स। जो आफ्टर शॉक्स हैं वो जब अक्सर सुना होगा, टीवी में भी बता रहे होते हैं कि अर्थक्वेक आता है तो फिर उसके बाद बताते हैं जी अब इसके आफ्टर शॉक्स आने हैं, ठीक है, इतने टाइम बाद, फिलहाल टाइम बाद इसके आफ्टर शॉक्स जो है अनाउंस हो जाते हैं जी, आफ्टर शॉक्स भी फील होंगे। तो वो बेसिकली जब एक अर्थक्वेक आ जाता है, बड़ा मेन अर्थक्वेक, लार्ज अर्थक्वेक, उसके बाद जो है ना जो शॉक्स आते हैं वो आफ्टर शॉक्स हैं। और एक बड़े अर्थक्वेक से पहले फोर्स शॉक्स, जो शॉक्स आते हैं उनको फोर्स शॉक्स, ठीक है। फोर्स शॉक्स कौन से शॉक्स हैं? जो बिफोर अ लार्ज अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। छोटे अर्थक्वेक को कहते हैं फोर्स शॉक। बेसिकली स्मॉल अर्थक्वेक्स हैं जो किसी भी लार्ज अर्थक्वेक से पहले आते हैं। और इसके अलावा जो आफ्टर शॉक्स हैं वो इसका रिवर्स है, कि वो आफ्टर अ लार्ज अर्थक्वेक, बिगर अर्थक्वेक जो है ना आफ्टर शॉक्स आते हैं। ये दोनों में फर्क है। इसके बाद हम चलते हैं जी, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए। आइसो साइस्मिक लाइंस, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स है, आइसोसाइस्मिक लाइंस है, होमोसाइज्मल लाइंस है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क है। जो आइसोसाइस्मिक लाइंस है वो बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो सेम इंटेंसिटी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। द लाइन विच जॉइंस द सेम अर्थक्वेक इंटेंसिटी, जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी जहाँ जहाँ सेम होगी उस इंटेंसिटी को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम कहते हैं आइसोसाइस्मिक लाइन, ठीक है। या फिर वो लाइन, इस तरह भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि वो लाइन जो कि इक्वल डैमेज जो अर्थक्वेक की वजह से होता है उसे ज्वाइन करती है, ठीक है। सो ये लिखा भी हुआ है कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम इंटेंसिटी आर इक्वल डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई लोकेशन है, ठीक है, कोई भी लोकेशन ले लो, इस्लामाबाद में कोई भी लोकेशन ले लो, इस्लामाबाद में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये जो है कोई भी फेज़ इस्लामाबाद में आ गया, ठीक है, ये लोकेशन है, ठीक है। एक और लोकेशन यहाँ पे भी है। अच्छा, इस जगह अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है और इस जगह अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सेम है। अर्थक्वेक इंटेंसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंटेंसिटी में आपको भी आगे बता दूँ। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है सी, यहाँ पे भी सेम है। मतलब ये वो तीन जगह हैं इस्लामाबाद में, बड़े लेवल पे नहीं जा रहा, समझाने के लिए इस्लामाबाद में ये वो तीन जगह हैं जहाँ पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सेम है। तो जो लाइन इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी जहाँ पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सेम है, उस लाइन को मैं कहूँगा आइसोसाइज्मिक लाइन। तो ये जो लाइन मैंने बना दी इसको कहते हैं आइसोसाइज्मिक लाइन, ठीक है। जहाँ पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सेम हो उन लोकेशंस पे वो जो लाइन हम ज्वाइन करेंगे उसको हम कहेंगे आइसोसाइज्मिक लाइन, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। ये फिगर में बनी हुई है थी लाइन, ये लाइन ये शो कर रही है मैप पे कि इस जगह पे अर्थक्वेक इंटेंसिटी सेम है। ये दूसरी लाइन शो कर रही है कि इस जगह पे अर्थक्वेक इंटेंसिटी सेम है जो कि 5 है। इस जगह पे अर्थक्वेक इंटेंसिटी 7 है। ये जो लाइन है जहाँ जहाँ से गुजर रही है इस पूरी जगह पे अर्थक्वेक इंटेंसिटी सेम है 6। इस जगह पे अर्थक्वेक इंटेंसिटी सेम है 7, ठीक है। यहाँ पे सेम है 8, यहाँ पे सेम है 9। ये बेसिकली लाइन जो है एक मैप पे बनी हुई है। जिस जिस जगह से लाइन गुजर रही है, जहाँ इस जगह पे जो जो लोकेशन आ रही है उस जगह पे उस लोकेशन पे अर्थक्वेक इंटेंसिटी सेम। सिमिलरली ये जहाँ पे 5 इंटेंसिटी है, जिस जिस जगह से लाइन गुजर रही है उस लोकेशन पे इंटेंसिटी सेम। जैसे मैंने ये लोकेशन ए बी सी बताया, ये वो तीनों लोकेशंस हैं। इन तीनों लोकेशन पे अर्थक्वेक इंटेंसिटी लेट्स सपोज वीक है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, वीक जोन है। तो यहाँ पे भी वीक है, यहाँ पे भी वीक है। हो सकता है यहाँ कोई और पॉइंट हो जहाँ पे अर्थक्वेक इंटेंसिटी ज़्यादा हो कहीं, ठीक है। लेकिन हम इस लाइन, वो लाइन होती है जो इक्वल इंटेंसिटी के पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो ये याद रखना है कि आइसोसाइज्मिक लाइन जो है वो लाइंस हैं जो ज्वाइन करती हैं इक्वल इंटेंसिटी को। अर्थक्वेक की जो इक्वल इंटेंसिटी होती है वो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं, पॉइंट्स ऑफ सेम इंटेंसिटी। या इसके अलावा ये ज्वाइन करती हैं इक्वल डैमेजेस, ठीक है, वो पॉइंट्स जहाँ पे इक्वल डैमेजेस अकर हो ड्यू टू अर्थक्वेक। उसके बाद है होमोसाइज्मल लाइन।
ठीक है। होमोसाइजमल लाइन को कोसाइजमल लाइन भी कहते हैं। पहली चीज ये याद रखिए, इसका दूसरा नाम है कोसाइजमल लाइन। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है कोसाइजमल लाइन। ठीक है, अब ये कौन सी लाइन है? ये वो लाइन है जो ज्वाइन करती है उन पॉइंट्स को जहाँ पे अर्थक्वेक ट्रेमर्स, ट्रेमर्स कहते हैं वाइब्रेशंस को, शॉक्स को। ठीक है, ये वो लाइन है जो कि उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है जहाँ पे अर्थक्वेक के जो शॉक्स हैं या वाइब्रेशंस हैं या ट्रेमर्स हैं वो फील किए गए हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, क्या मतलब, मैंने क्या बात की? लिखा भी हुआ है कि इट इज़ अ लाइन विच जॉइन प्लेसेस वेयर शॉक्स फ्रॉम अर्थक्वेक अराइव्स एट द सेम टाइम। मसलन ये, इसका मतलब ये है कि सुबह का टाइम है, लेट्स सपोज 11, अभी का टाइम ले लो 10:30, 10:30 AM। ठीक है, एक लोकेशन है ये ए, कोई भी लोकेशन है, एक लोकेशन ये बी है, एक लोकेशन ये सी। इन तीनों लोकेशन पे 10:30 बजे अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को फील किया गया। तो ये लाइन उन 3 पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है उसको हम कहेंगे होमोसाइजमल लाइन। मतलब कि ये लाइन जो है उन 3 लोकेशंस को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक के जो शॉक्स हैं वो एक सेम टाइम में फील किए गए। 10:30 बजे इन तीनों जगह पे अर्थक्वेक के शॉक्स फील हुए। ठीक है, ये नहीं है कि एक जगह पहले फील हो गया, एक जगह दूसरी जगह बाद में फील हुआ। तो ये वो लाइन होती है जो ज्वाइन करती है उन तीन लोकेशन क्या है कि उन पॉइंट्स को जहाँ पे अर्थक्वेक के जो शॉक्स हैं वो किसी भी सेम टाइम में फील किए जाए। ठीक है, जहाँ पे वेयर अर्थक्वेक शॉक्स आर फेल्ट एट द सेम टाइम, इनको कोसाइजमल लाइन भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना कि जो आपकी आइसोसाइज्मिक, पीछे जो हमने लाइन पढ़ी थी, जो आइसोसाइज्मिक लाइन है वो डील करती है विद इंटेंसिटी। ठीक है, वो डील कर रही थी विद इंटेंसिटी, वो लाइन ज्वाइन कर रही थी पॉइंट्स ऑफ सेम इंटेंसिटी। ठीक है, तो आइसोसाइज्मिक लाइन जो है इट डील्स विद इंटेंसिटी, और जो होमोसाइज्मल लाइन है ये या कोसाइज्मल लाइन, ये किससे डील कर रही है? ये डील कर रही है टाइम के साथ। ठीक है, इंटेंसिटी से डील कर रही थी कौन सी लाइन? आइसोसाइज्मिक लाइन। आइसोसाइज्मिक लाइन, और ये जो लाइन है ये किससे डील कर रही है? ये विद टाइम। ठीक है, जिस जिस लोकेशन पे उस पर्टिकुलर टाइम में, लाइक अभी मैंने बात की 10:30 बजे, अभी एक अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आता है, जिस जिस लोकेशन पे 10:30 बजे वाइब्रेशंस फील की जाए, ट्रेमर्स फील किए जाए, शॉक्स फील किए जाए, उन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन को कहेंगे होमोसाइज्मल लाइन। और जिन जिन पॉइंट्स पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सेम है उन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको कहेंगे आइसोसाइज्मिक लाइन। तो ये बनी हुई है, ये जो लाइन है ये वाली, ये जिस जिस लोकेशन से गुजरी है उस लोकेशन पे सेम पर उस पर्टिकुलर टाइम में वाइब्रेशंस फील की गई। और ये जो लाइन है इसमें इस उस पर्टिकुलर टाइम में सेम वाइब्रेशंस फील की गई हैं। ये टाइम यहाँ पे और है, यहाँ पे टाइम और है। ठीक है, ये जो लाइन है इसका टाइम और है। तो इन तीनों लाइंस, ये डिफरेंट लाइंस का मतलब ये है कि जो फर्स्ट लाइन है जो जो लोकेशंस आ रही हैं उस लोकेशन पे उस पर्टिकुलर टाइम में वाइब्रेशंस फील की गई हैं। ये सेकंड लाइन है, ये टाइम अलग है, इससे कम भी है, हो सकता है ज़्यादा भी, मे बी अर्लियर मे बी लेटर। तो डिपेंड करता है कि आपका जो अर्थक्वेक है वो ओकर कहाँ पे हुआ, उसके करीब है या उसके दूर है। तो सेकंड लाइन में जो जो लोकेशंस आएंगी उस लोकेशन पे जो है अर्थक्वेक के जो शॉक्स हैं, ठीक है, दे अराइव एट सेम टाइम। और थर्ड पॉइंट जो है उसमें भी जो क्या कहते हैं अर्थक्वेक के शॉक्स हैं, दे फेल्ट, दे बेसिकली दे आर फेल्ट एट द सेम टाइम। बस याद रखना है कि आइसोसाइज्मिक लाइंस जो हैं वो डील कर रही हैं विद intensity, and homoseismal line which are also known as coseismal line। ठीक है, ये किस चीज़ से डील कर रही है? होमोसाइजमल, ये डील कर रही है विद टाइम। ये दोनों में फर्क है। उसके बाद हम आते हैं जी डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड डिटेल में पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में।
ये स्लाइड डालने का मकसद ये था, इंटेंसिटी तो मैंने बताना था साथ में, क्योंकि इंटेंसिटी की बात हमने अभी आइसोसाइज्मिक लाइन में भी की। हमने बात की कि वो लाइन है जो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उन लोकेशंस को ज्वाइन कर रही है जहाँ पे इंटेंसिटी सेम है अर्थक्वेक। तो अब इंटेंसिटी होती क्या है, मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड अर्थ की है, हम डिफरेंट स्केल्स पे मेजर करते हैं। लाइक आपको जो सुनते हो आप न्यूज़ में भी जी, यहाँ पे कश्मीर में अर्थक्वेक आया 7.6 मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो बेसिकली आउट ऑफ 10 ओवरऑल जो भी आपका एपी सेंटर होता है अर्थक्वेक का, ओवरऑल वो बात की जाती है कि इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 7.6 का या 7 का या 8 का, ठीक है। तो इंटेंसिटी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, इन दोनों चीज़ों को ज़रा गौर से समझना है। अब दोनों जो है मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, ये दोनों जो है साइज ऑफ अर्थक्वेक से रिलेटेड है, दोनों अर्थक्वेक का साइज बताते हैं, ठीक है। लेकिन इनके ये जो मेजर करते हैं साइज, इनका एस्पेक्ट डिफरेंट है। अब वो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मैग्नीट्यूड क्या चीज़ मेजर करता है, जो किसी भी अर्थक्वेक के सोर्स से एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थक्वेक रप्चर की वजह से, ठीक है, वो यूजिंग साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट जो मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, साइज्मोग्राफ है, ठीक है, वो उनको मेजर करता है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड इट मेजर द एनर्जी at the basically which is released at the source of earthquake rupture and it is calculated using seismograph। और ये एक सिंगल वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, जैसे कि 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है किसी भी अर्थक्वेक रप्चर की वजह से, उस एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। और ये किसी भी साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, लाइक साइज्मोग्राफ। लेकिन जो साइज्मिक इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी या साइज्मिक इंटेंसिटी बोलते हैं इसे, लेकिन जो साइज्मिक इंटेंसिटी है ये किस चीज़ की मेजरमेंट है, ये स्ट्रेंथ ऑफ शेकिंग बताती है कि जो चीज़ शेक हो रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में। अब ये एक सिंगल वैल्यू नहीं है, जैसे ये एक सिंगल नंबर है जी 7.6 का अर्थक्वेक आया मैग्नीट्यूड, जो साइज्मिक इंटेंसिटी है वो स्ट्रेंथ बता रही है, शेकिंग हुई उसकी स्ट्रेंथ क्या है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में, ठीक है। और ये किस चीज़ से डिटरमिन होती है, इसको तो हम साइज्मोग्राफ से मेजर करते हैं, यानी जो आपके साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट है इसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, ये बेसिकली लोगों की परसेप्शन से, ठीक है, जो लोगों को अफेक्ट होता है उससे मेजर की जाती है, ठीक है। जो भी इफेक्ट किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में होगा, ह्यूमन स्ट्रक्चर पे होगा, जो आपका स्ट्रक्चर डैमेज होगा, आपका नेचुरल इन्वायरमेंट जो डिस्टॉर्ट होगा, अफेक्ट होगा, उससे हम इस चीज़ का अफेक्ट निकालते हैं, ठीक है। और डिफरेंट रेंजेस ऑफ इंटेंसिटी हैं, लाइक ये लिखी हुई है इंटेंसिटी किस तरह है जी। नंबर 1, इंटेंसिटी 1 का क्या मतलब है, नॉट फेल्ट, कि फील ही नहीं हुआ अर्थक्वेक, ठीक है। ये कोई इसमें कोई साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होगा, ये परसेप्शंस हैं लोगों की, लोगों से पूछा जाएगा कैसा था। इसके अलावा डैमेजेस को देखा जाएगा कि डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। अर्थक्वेक की वजह से कोई डैमेज नहीं होता तो इसका मतलब उसको उसकी इंटेंसिटी हाई ऑब्वियसली नहीं होगी, अगर डैमेज ज़्यादा होता है तो इंटेंसिटी हाई होगी। तो डिफरेंट रेंजेस होती है इंटेंसिटी की, लाइक नॉट फेल्ट एक रेंज है। नॉट फेल्ट का क्या मतलब है कि अर्थक्वेक फील ही नहीं हुआ। वीक, जोन 2 में वीक है, इस तरह लाइट, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, यूं करके इंटेंसिटी बढ़ी है। इसको आगे ज़रा मज़ीद देखते हैं। तो ये इंटेंसिटी जो है और मैग्नीट्यूड में फ़र्क ये है, मैग्नीट्यूड एक सिंगल वैल्यू है जो कि एनर्जी जो रिलीज़ होती है अर्थक्वेक रप्चर की वजह से उस चीज़ के बारे में बताता है, जो कि मेजर की जाती है साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन इंटेंसिटी जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ शेकिंग बताती है कि जो वाइब्रेशन हुई है, जो शॉक्स आए हैं, जो ट्रेमर आए हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में। और ये एग्जांपल लेते हैं जी, इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हर किसी के पास जो है एक लाइट बल्ब होगा, ठीक है। एक लाइट बल्ब की एग्जांपल ले लो। अब आप जाते हो मार्केट से, कहते हो जी मुझे फलां जो है ना वॉट का लाइट बल्ब चाहिए, 100 वॉट का लेट्स सपोज आप बल्ब लेके आ गए। लाइट बल्ब आपने एक जगह लगा दिया, वो है 100 वॉट का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और लाइट बल्ब को मैं रिलेट करने लगा हूँ
मैग्नीट्यूड मतलब साइज ऑफ अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का क्या है, वॉटेज ऑफ लाइट बल्ब। वॉटेज क्या होती है, बेसिकली पावर ऑफ लाइट बल्ब के, लाइट बल्ब की पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल 100 वॉट है बल्ब, बल्ब जो रिलीज कर रहा है पावर वो 100 वॉट रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इस बल्ब का क्या हो गया, 100 वॉट, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है बल्ब से। सिमिलरली इसको लेके आओ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की तरफ। तो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड क्या होगी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी अर्थक्वेक सोर्स, जहाँ से अर्थक्वेक आया है, जो उसका एपी सेंटर है, जो हाइपो सेंटर है, ठीक है, वहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मैग्नीट्यूड है। वो 7.6 वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है। वो एनर्जी सेम तो नहीं होती हर जगह पे, कहीं पे अर्थक्वेक ज़्यादा फील होता है, कहीं पे कम फील होता है, ठीक है। लेकिन जो अर्थक्वेक की एनर्जी उस सोर्स से रिलीज हो रही है वो मैग्नीट्यूड है, जो कि लेट्स वो 7.6 आया। जिस तरह ये बल्ब है, ये बल्ब क्या कर रहा है, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो 100 वॉट कर रहा है रिलीज, तो इस बल्ब की मैग्नीट्यूड 100 वॉट है। इसकी जो वॉटेज है यानी जो पावर है लाइट बल्ब की वो 100 वाट है। अब इंटेंसिटी समझना, इंटेंसिटी क्या है, चलो 100 वाट तो कह दिया जी मैग्नीट्यूड है। अब इस लाइट बल्ब की इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी को शेकिंग लेवल भी कहते हैं, इंटेंसिटी को शेकिंग लेवल भी कहते हैं, शेकिंग लेवल। इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जैसे कि जो लाइट बल्ब से अमाउंट ऑफ लाइट निकल रही है वो इंटेंसिटी है, ठीक है। अब एक छोटा लाइट बल्ब लगाओगे ना किसी भी कमरे में, तो वो उस एरिया को थोड़ा इल्यूमिनेट करेगा, ब्राइट करेगा। उसके मुकाबले में अगर बड़ा बल्ब लगाओगे वो ज़्यादा करेगा। अक्सर कमरे में लाइट कम होती है तो क्या करते हो, ज़रा हैवी वोल्टेज का बल्ब लगाते हो और बड़ा वाला लाइट बल्ब लगाते हो जिसका साइज़ बड़ा होता है। लेकिन चलो लेट्स सपोज ये लाइट बल्ब लगा हुआ है आपके सामने, क्या ये पूरे हॉल में सेम लाइट दे रहा है, नहीं। इस पोर्शन में लाइट ज़्यादा है, आगे जाते जाओगे इस बल्ब से दूर लाइट कम होती जाएगी, लाइट होगी लेकिन लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। बात समझ रहे, एंड पे जाके लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल ही कम हुई होगी। तो जितने जितना आप रिमोट या फिर डिस्टेंट एरिया में जाओगे रूम के, लाइट डिम होती जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब समझ आइए इंटेंसिटी क्या है। इस पोर्शन में जहाँ पे लाइट के सामने जो पोर्शन है वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे अर्थक्वेक आया उसके आसपास के एरियाज में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ज्यों ज्यों आप अर्थक्वेक जहाँ पे आया उससे दूर होते जाओगे तो आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जिस तरह लाइट बल्ब है इस जगह को ज़्यादा इल्यूमिनेट कर रहा है, ज़्यादा रोशन कर रहा है, ज्यों ज्यों आप दूर जा रहे हो लाइट डिम होती जा रही है, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। सिमिलरली अर्थक्वेक में भी यही होता है कि अर्थक्वेक में भी इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही होती है। अब कोई भी एक अर्थक्वेक आता है, गिवन अर्थक्वेक है, उसमें मैग्नीट्यूड एक ही है लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी होती है ग्राउंड शेकिंग की वजह से, ठीक है। अब ये एक एरिया है, यहाँ पे इंटेंसिटी 5 है, यहाँ पे इंटेंसिटी 6 है, मतलब अर्थक्वेक कहीं इसके आसपास आया। तो इस जगह पे इस एरिया में इंटेंसिटी 5 का मतलब ये है कि 5 में आगे एक्सप्लेन करता हूँ 5 क्या होता है। यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब अर्थक्वेक इस जगह पे कहीं आया, ठीक है। इस तरफ इंटेंसिटी कम हो रही है, 1 2 3 4 जूं जूं नंबर बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी इस जगह पे कहीं ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है। मतलब आप जूं जूं अर्थक्वेक वाले रीजन से एपी सेंटर से दूर होते जाओगे इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। तो जो आपका अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है हर लोकेशन का। आप कहते हो ना 7.6 का अर्थक्वेक आया जिसका एपी सेंटर अफगानिस्तान था, तो आप पूरे पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में या इंडिया के कुछ रीजन में आप कहते हो 7.6 का अर्थक्वेक था, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू एक ही है, ठीक है। लेकिन जो साइज्मिक इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है वेयर यू आर। एपी सेंटर अगर अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है अर्थक्वेक, ठीक है, तो इंडिया के कुछ रीजन में जहाँ पे अर्थक्वेक फील हुआ है वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो जगह दूर है एपी सेंटर से, ठीक है। और पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अफगानिस्तान के मुकाबले में इंटेंसिटी कम होगी, और अफगानिस्तान में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ समझ आई है जी, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? बोलो भाई। जी सर। ठीक है। यस सर। ये जी इंटेंसिटी जी सर आ जहाँ गई। पे ना है मुझे बताना, ये इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड का बेसिकली फ़र्क था, ठीक है। ये एक आपके सामने
दो डिफरेंट मतलब सर करंटली ये बता एरियाज हैं। दें जो मैग्नीट्यूड है सर, वो सारी लोकेशन पे सर सेम होगा ना? मैग्नीट्यूड सेम होगा, जहां जहां अर्थक्वेक फील होगा उसका मैग्नीट्यूड बताया जाएगा 7.6 है, 6 है। लेट्स सपोज पाकिस्तान में अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है तो पूरे पाकिस्तान में कहा जाता है जी इतनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, लाइक 6 मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, अल्लाह ना करे। लेकिन इंटेंसिटी जो है वो जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, लेट्स सपोज मुजफ्फराबाद में जो है ना, उसका अल्लाह ना करे कोई ओरिजिनेशन है, जो उसका पॉइंट है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है। अब उससे दूर दूर जाओगे तो इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड पूरे पाकिस्तान में 6 ही होगा। ठीक है सर। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये दो दो जो है ना आपके पास एरियाज हैं, दोनों एरिया, इस एरिया में मैग्नीट्यूड है 6, लेकिन इस एरिया में इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, इधर डिफरेंट, इधर डिफरेंट, इधर 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 इधर। लेकिन पूरे इस एरिया में जो इंटेंसिटी है वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड सेम है। सिमिलरली ये एक एरिया है, यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, पूरे एरिया का मैग्नीट्यूड है 7.1, लेकिन इंटेंसिटी इधर 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 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो इंटेंसिटी का स्केल जो है वो आगे हम डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे नहीं। जितना स्केल बढ़ेगा इंटेंसिटी का उतना ज़्यादा स्वेयर या उतनी ज़्यादा शेकिंग होगी, उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। देखो 1 स्केल का मतलब है अर्थक्वेक फील ही नहीं हुआ। अक्सर अर्थक्वेक आता है टीवी में बताया जाता है जी अर्थक्वेक आया, आप कहते हो जी फील ही नहीं हुआ, तो वो इंटेंसिटी उसकी कम होती है। ठीक है, आप वाली साइड पे उसकी इंटेंसिटी कम होती है, आपको फील ही नहीं होता। जो जो इस तरह स्केल बढ़ रहा है इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। 10 देखो, 10 इंटेंसिटी, 10 का मतलब है एक्सट्रीम, मतलब सही डैमेज हुआ है, बिल्डिंग्स कोलैप्स होगी। 1 का मतलब है फील ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू जो जो बढ़ती जा रही है, अर्थक्वेक मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा, अर्थक्वेक उतना वायलेंट है, उतना एक्सट्रीम है, उतना ज़्यादा डैमेज कॉज कर रहा है। और जितनी इंटेंसिटी की वैल्यू कम है, मिनिमम वैल्यू है 1, उसका मतलब ये है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का कि वो फील ही नहीं हुआ, बहुत माइनर है। अब इंटेंसिटी जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं साइज्मोग्राफ से, और रिक्टर स्केल पे मेजर की जाती है। इसके अलावा मरकाली स्केल था, मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल था। लास्ट लेक्चर में मैं तीनों स्केल बता चुका हूँ, ये तीनों स्केल हैं जिन पे हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। इंटेंसिटी डिफरेंट स्केल्स पे मेजर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्केल है इंटेंसिटी के, हर कंट्री अपना यूज़ करता है। ठीक है, अब चाइना है, चाइना का अपना लीडू स्केल है। ठीक है, स्केल यूज हो रहा है, यूरोपियन अपना स्केल है। इसी तरह हांगकांग में मॉडिफाइड मरकाली स्केल है। इसी तरह इंडिया का अपना स्केल है, इसराइल है, जापान, ये कुछ कंट्रीज हैं उनके ये स्केल है जिन स्केल पे वो इंटेंसिटी को मेजर कर रही है। हर कंट्री का एक अपना स्केल। पाकिस्तान भी इस पे जो 2005 का क्वेक आया था वो इसी स्केल पे उसकी इंटेंसिटी मेजर की गई थी, मॉडिफाइड मरकाली स्केल पे पाकिस्तान में। जो 2005 का क्वेक आया था तो पाकिस्तान में भी यही स्केल फॉलो होता है, मॉडिफाइड स्केल कहते हैं इसको, मॉडिफाइड मरकाली स्केल। अब देखते हैं ये स्केल क्या होता है, ये क्या कहता है स्केल। तो इंटेंसिटी जो है वो उसके डिफरेंट स्केल्स हैं, हम सारे स्केल नहीं पढ़ेंगे, जो मेन यूज़ होते हैं, जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ग्लोबली, उनको हम देखेंगे। तो मॉडिफाइड मरकाली जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है ग्लोबली। ठीक है, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट में भी यही स्केल यूज़ हो रहा है। बाकी स्केल हैं जो यूज़ हो रहे हैं दुनिया में। तो जिस तरह हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड मेजर करने के भी बहुत से स्केल हैं, लेकिन हमने जो मेन जो 3 स्केल थे वो पढ़े थे। एक था मरकाली स्केल, ठीक है, वो मरकाली स्केल जो वहाँ पे पढ़ा था वो मैग्नीट्यूड का स्केल था। यहाँ पे जो मरकाली स्केल पढ़ूंगा ये इंटेंसिटी का स्केल है, ये अलग है वो अलग है इसी बंदे का ही। मरकाली जो था जिसने सिस्मोलॉजिस्ट था, सेस्मोलॉजिस्ट जिसने स्केल बनाया था, उसने इंटेंसिटी का स्केल भी बनाया था और मैग्नीट्यूड का स्केल भी बनाया था। अच्छा, हमने मैग्नीट्यूड में 3 स्केल पढ़े। एक स्केल पढ़ा मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, एक स्केल पढ़ा रिक्टर स्केल, एक स्केल पढ़ा मरकाली स्केल। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड के स्केल थे, वो अलग, ये अलग है। ये जो स्केल है मॉडिफाइड मरकाली स्केल, ये इंटेंसिटी का स्केल है, इसको कहते हैं इंटेंसिटी स्केल। अब ये स्केल है, ये मरकाली ने 1902 में बनाया था, 1902 में ये स्केल जो है ना, जो जिसने साइज्मोलॉजिस्ट ने बनाया था उसका नाम था मरकाली। ठीक है, अब
ये मैं बता चुका हूँ, पाकिस्तान में भी यही यूज़ होता है इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। अब ये साइज्मिक इंटेंसिटी स्केल है, याद रखना, मॉडिफाइड मरकाली साइज्मिक इंटेंसिटी स्केल, मैग्नीट्यूड स्केल नहीं, इट इज़ अ साइज्मिक इंटेंसिटी स्केल, जो कि अर्थ जो अर्थक्वेक की वजह से या उसकी इंटेंसिटी या शेकिंग की जो अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको मेजर करती है। ये जो भी इंटेंसिटी मैं आपको बता चुका हूँ उस चीज़ को ये मेजर कर रहा है स्केल। अब इसमें 12 लेवल्स हैं, जो ये स्केल है इसमें इंटेंसिटी के 12 लेवल्स हैं, 1 और एंड लेवल यहाँ पे एक लेवल मिसिंग है, 12 लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे वो फिगर में मिसिंग है, x1, ठीक है, ये याद रखना, इसके 12 लेवल हैं। अब ये 12 वैल्यू स्केल है, ठीक है, याद रखना है इसको, 12 वैल्यू स्केल 1 to 12, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रोमन न्यूमरल्स में, ये रोमन्स में लिखा हुआ है, 1 2 इस तरह नहीं लिखा हुआ, इस स्केल को रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रॉम 1 to 12, 1 2 3 नहीं। इंटेंसिटी जब भी बताई जाती है जी इस एरिया की इंटेंसिटी 5 है तो यूँ लिखा जाता है 5 इंटेंसिटी, 5 नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये बस मॉडिफाइड मरकाली नहीं रोमन न्यूमेरल यूज़ किए थे, तो उसका स्केल है तो उसी के हम तरीके पे चलेंगे। तो हम किसी भी एरिया की इंटेंसिटी जब लिखेंगे तो हम रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, ठीक है। और ये रैंक कर रहा है लेवल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को। इसके अलावा ये क्या क्या चीज़ें रैंक कर रहा है, लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन को रैंक कर रहा है, ग्राउंड मोशन को रैंक कर रहा है, और इम्पैक्ट्स जो ह्यूमन पे आए हैं, जो पीपल पे आए हैं, उन इम्पैक्ट्स को जो है ना ये रैंक कर रहा है। अब नंबर 1 जो रैंक है, नंबर यानी मरकाली का इंटेंसिटी स्केल 1 से क्या मुराद है, 1 से मुराद ये फेल्ट बाय वेरी फ्यू पीपल, बेयरली नोटिसेबल, बहुत से कम लोगों को फील होता है, और बहुत कम ही होता है ऐसा कि ये नोटिस में आए, वो है इंटेंसिटी स्केल 1, ठीक है। जब ऐसा ऑब्जर्वेशन होंगी लोगों की, तो ये कोई किसी डिवाइस से मेजर नहीं किया जा रहा, ये लोगों की ऑब्जर्वेशन है, लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो उनकी ऑब्जर्वेशन से पता लगता है इस जगह की इंटेंसिटी क्या है। सर्वे करने के बाद, लोगों की ऑब्जर्वेशन लेने के बाद बताया जाता है अच्छा इस जगह पे जो अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी इतनी थी, लोग बताते हैं जी फील हुआ नहीं फील हुआ। इसके अलावा आप क्या देखते हो, लोगों की ऑब्जर्वेशन देखते हो, लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन देखते हो कि कितनी ज़्यादा तबाही हुई है, ग्राउंड मोशन देखते हो, लोगों से पूछते हो ग्राउंड की मोशन कैसी थी, या फिर उस जगह मैग्नीट्यूड क्या था, और इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन देखते हो, लोगों को क्या असर हुआ। अच्छा, जहाँ पे इंटेंसिटी 1 होती है वहाँ पे अर्थक्वेक 1 से 2 मैग्नीट्यूड का आता है। अगर अर्थक्वेक 1 to 2 मैग्नीट्यूड का है तो अर्थक्वेक की बेसिकली इंटेंसिटी 1 ही होती है रीजन में। इंटेंसिटी 2 जो है वो कब होती है, इंटेंसिटी 2 जो है वो भी बहुत से कम लोग फील करते हैं, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में फील होती है, नीचे नहीं फील होती, जो ऊपर होता है ना टॉप फ्लोर्स पे। खैर ये चीज़ें, अब लाइक 3 जो इंटेंसिटी है ये लोग इनडोर्स में नोटिसेबल है, जो लोग घरों में बैठे होते हैं उन्हें फील हो जाती है, ठीक है, फील हो जाती है वाइब्रेशन, ठीक है। लेकिन जो है समझ इतनी भी नहीं आती कि वाइब्रेशन फील हो रही होती है, कुछ लोगों को समझ आ रही होती है, इसी तरह इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, देखो डिस्ट्रक्शन भी बढ़ेगी। अब ये 4 इंटेंसिटी जो है वो आउटडोर, जो लोग बाहर हैं उन्हें भी फील हो रही होती है, घर में तो स्टिल बैठे हुए स्टेबल हैं, उन्हें तो फील होगी होगी, लेकिन जो आउटडोर्स हैं जो है, अक्सर आउटडोर्स वालों को फील नहीं होती, जो गाड़ी चला रहे हैं या उनको अक्सर नहीं पता चलता, लेकिन इनडोर्स वालों को पता लग रहा होता है, ठीक है। तो ये 4 इंटेंसिटी हुई तो आउटडोर्स वालों को भी फील हुई। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जो इंटेंसिटी बढ़ेगी, आप देखो ये 10 इंटेंसिटी है, 10 इंटेंसिटी में क्या हुआ है, ग्राउंड में क्रैक आ गए, लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग शुरू होगी। इसके अलावा फाउंडेशन जो है स्ट्रक्चर की डिस्ट्रॉय होगी, और ज़्यादा जाओगे 11 में टोटल डैमेज है, टोटली डैमेज होगी बिल्डिंग, ब्रिजेस डिस्ट्रॉयड, आपके ब्रिजेस ही टूट गए, क्रैक्स आ गए ग्राउंड में, वेव्स नज़र आ रही हैं ग्राउंड में, इतना हैवी अर्थक्वेक है, ठीक है। 8 पाकिस्तान में खैर 11 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक नहीं आया कभी, मतलब किसी जगह जो एपी सेंटर होता है उसी जगह पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, जो दूर जाओगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हो सकता है 9 मैग्नीट्यूड 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, एक कोई जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे इंटेंसिटी 4 हो, इंटेंसिटी 4 के मतलब इतनी ज़्यादा ना वहाँ डैमेज हुआ हो ना इतना फील हुआ हो। अर्थक्वेक का मुजफ्फराबाद का जो अर्थक्वेक आया था पूरे पाकिस्तान में तो डैमेज नहीं हुआ था,
आप बहावलपुर चले जाओ जिसका जोन 1 है अर्थक्वेक का, ठीक है, आप बहावलपुर चले जाओ, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं डैमेज हुई, ठीक है। लेकिन जूं आप मुजफ्फराबाद के आसपास एरिया में बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे इंटेंसिटी और थी। जूं दूर जा रहे हो, इंडिया के किसी रीजन में चले जाओ जो पास है, वाघा बॉर्डर के पास है, वहाँ पे इंटेंसिटी कम थी, वहाँ पे हो सकता है इंटेंसिटी 3 हो, 4 हो, लेकिन मुजफ्फराबाद में वो इंटेंसिटी जो थी वो 10 थी या 9 थी, जितनी भी थी। तो इंटेंसिटी 12, देखो 11 में टोटल डैमेज हो रहा है, 12 तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है ना, वो तो बहुत ही हैवी अर्थक्वेक है। पाकिस्तान में जो मुजफ्फराबाद वाला आया था वो तकरीबन उसकी इंटेंसिटी जो थी मुजफ्फराबाद में वो 10 थी, और 10 इंटेंसिटी का मतलब ये है कि उस जगह मैग्नीट्यूड जो है वो 7 से 8 के दरमियान होती है। उसमें ये है कि ग्राउंड अफेक्ट हुआ था, लैंड स्लाइडिंग हुई थी, बहुत से स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गए थे, ठीक है। 9-11 का नहीं था, 11 में तो बिल्कुल ही टोटली डैमेज है ना, और 12 में तो कंप्लीट डैमेज हो, हर चीज़ तबाह। तो जो 10 आपका इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था वो मुजफ्फराबाद का था, मैग्नीट्यूड 7.6 था। तो 10 इंटेंसिटी जो है ना 7 to 8 मैग्नीट्यूड जहाँ पे हो ना अर्थक्वेक का, वहाँ पे इंटेंसिटी होती है 10। तो ये डिफरेंस था जी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में। तो ये था मॉडिफाइड मरकाली स्केल। एक और स्केल होता है, दो स्केल जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं इसको मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। एक है रोजी फॉरल, रोजी फॉरल स्केल, ठीक है, ये रोजी फॉरल स्केल, दूसरा मॉडिफाइड मरकाली स्केल। ये दोनों बहुत कॉमनली यूज होते हैं मेजर करने के लिए। तो हमने मॉडिफाइड मरकाली देख ली है, अगला है रोजी फॉरल। अब और भी बहुत से, लेकिन हम यही दो स्टडी करें। जो रोजी फॉरल है वो मॉडिफाइड मरकाली से भी पहले का स्केल है, ठीक है। ये फर्स्ट साइज्मिक स्केल था जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया था। अब मॉडिफाइड मरकाली तो 1902 में बना ना, ये बना था लेट 19 सेंचुरी में, 1873 में, ठीक है, इन लेट 19 सेंचुरी, अबाउट 1873 बना। थोड़ा सा इससे पहले था, लेकिन ये इसका वर्जन जो मैंने शो कराया ये 1873 वर्जन शो कराया है, थोड़ा मॉडिफाइड हुआ ना बाद में। तो ये लेट 19 सेंचुरी, ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे, 1873 में इसका जो वर्जन है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये दो बंदों ने बनाया था, ये भी जिस मरकाली के नाम पे है, साइज्मोलॉजिस्ट। अब ये किसने बनाया था, ये एक साइज्मोलॉजिस्ट था, रोजी, पूरा नाम उसका नहीं था रोजी, लेकिन उसके नाम का एक पार्ट था रोजी, ठीक है, रोजी साइज्मोलॉजिस्ट था ये, इटली का था ये बंदा। और जो फॉरल था वो साइंटिस्ट था, ये स्विट्जरलैंड का था, ये इटली का था, साइज्मोलॉजिस्ट था, ये साइंटिस्ट था स्विट्जरलैंड से। इन दोनों ने मिलकर ये स्केल बनाया था, तो इनके नाम पे ये स्केल पड़ गया रोजी फॉरल इंटेंसिटी स्केल। तो बना लेट 19th सेंचुरी में था, और फर्स्ट साइज्मिक स्केल है ये, उससे पहले है, मॉडिफाइड मरकाली से भी पहले। जब मॉडिफाइड मरकाली स्केल आया था तो इसका यूज कम हो गया था, तो इसका यूज ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। जब वो स्केल आया मॉडिफाइड मरकाली 1902 में, तो इसका कंप्लीट ऑलमोस्ट यूज खत्म हो गया था। अब बहुत ही कम कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर ये यूज होता हो, फिलीपाइंस में यूज होता है ये स्केल, वो भी इसका मॉडिफाइड वर्जन यूज होता है फिलीपाइन में, ठीक है। तो ये स्टिल यूज हो रहा है फिलीपाइन में। अच्छा, ये अब जो स्केल है इसमें और उसमें फ़र्क क्या था, है एक जैसे ही, थोड़ा ही बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये था कि जो वो स्केल है वो 12 वैल्यू स्केल है, ये 10 वैल्यू है, इसमें 1 to 10 है, इसमें इंटेंसिटी 1 से 10 तक है। जो रैंक किया गया इंटेंसिटी की जो हिरार्की है वो 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें 1 से 12 तक। रोजी फॉरल में 1 से 10 तक है, उसमें 1 से 12 तक रोमन न्यूमेरल्स में लिखा जाता है, ठीक है। ये 10 रोमन न्यूमेरल्स यूज़ करता है, ये 12 यूज़ करता है। बाकी इंटेंसिटी लेवल का ही फ़र्क है, उसमें 12 थे, इसमें 10 हैं, वो थोड़ा मॉडिफाइड है। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये बेसिकली उससे पहले की है, तो ये मॉडिफाइड नहीं है, तो वो ज़्यादा जो है यूज़ होता है क्योंकि मॉडिफाइड है। बाद में देखा गया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि इसमें और भी जो है ना चीज़ें ऐड की जाए। तो जिस तरह 3 में हिरार्की बना लेता हूँ, रैंक करता हूँ, 2 अगर बनाऊँ, गुड और बैड, या बंदा अच्छा है या बुरा है, अगर इसके दरमियान में और चीज़ें ऐड कर लूँ,
मैं कहता हूँ गुड, स्लाइटली गुड, ठीक है, इस तरह करके, बैड, फिर वेरी बैड, बैड, वेरी बैड, इस तरह करके। तो ये हिरारकी में क्या करूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो मॉडिफाइड मरकाली में भी उसने हिरारकी क्या की थी, बढ़ाई थी। और जो रोजी फॉरेल स्केल है उसमें हिरारकी कम थी, यानी रैंक कम था। तो इसमें रैंक ज़्यादा है, इसमें रैंक कम। अब गुड और बैड में 2 रैंक है, या गुड है या बैड है, बीच वाली कहानी नहीं। हो सकता है एक बंदा है जो वो ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है, तो उसको मैं क्या करूँ, गुड में रखूँ या बैड में रखूँ? तो फिर उसके लिए है गुड, वेरी गुड, बैड, वेरी बैड। मैंने 4 स्केल कर दिए। तो वेरी गुड मतलब टोटली गुड है, गुड मतलब ठीक है लेकिन ऑल इन ऑल नहीं है। तो इस तरह मैंने इस तरह और स्केल बीच में डाल दूँ, ठीक है। मॉडरेट भी कर सकते हो, मतलब गुड, वेरी गुड, गुड, मॉडरेट, बैड, वेरी बैड। अब मॉडरेट बीच में आप ले आए हो, यानी कि ठीक है, आधा सही है, आधा बस इसकी आते हैं ठीक। ये था, इसमें स्केल कम थे, इसमें स्केल बढ़ा दिए। अब इसमें 10 इंटेंसिटी लेवल है, उसमें 12 है। ये रोमन न्यूमेरल्स 1 से 10 तक यूज़ करते हैं। अब इसके जो इंटेंसिटी लेवल है ऐसे ही हैं जैसे उसके थे, 1 सबसे कम और 10 सबसे ज़्यादा। उसमें 1 सबसे कम था और 12 कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। 1 माइक्रो साइज्मिक ट्रेमर है। माइक्रो साइज्मिक ट्रेमर मीन बहुत कम, ट्रेमर कहते हैं वाइब्रेशन को, शॉक को ट्रेमर कहते हैं, वाइब्रेशन या शॉक को। माइक्रो मीन छोटा, बहुत छोटा। माइक्रो साइज्मिक मीन जो साइज्मिक एक्टिविटी की वजह से जो ट्रेमर, जो वाइब्रेशन हो रही है वो माइक्रो है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इट इज़ रिकॉर्डेड बाय सिंगल साइज्मोग्राफ और बाय साइज्मोग्राफ ऑफ सेम मॉडल, ठीक है। इसमें ये है कि वही है, शॉक फेल्ट बाय एन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर। कोई एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर है जिसको इस फील्ड में ज़रा एक्सपीरियंस है, अर्थक्वेक की फील्ड में, वही उस शॉक्स को फील कर सकता है। अदरवाइज आम बंदे कोई शॉक फील नहीं होते। एक्सट्रीमली फीबल, फीबल कहते हैं वीक, कमज़ोर को। फीबल ट्रेमर ये है कि स्मॉल पर्सन, वही कि बहुत थोड़े लोगों को ये फील होता है। इस तरह जो ये बढ़ता जा रहा है। 3rd लेवल है, फीबल ट्रेमर है, फिर स्लाइट ट्रेमर है, मॉडरेट ट्रेमर है, स्ट्रॉन्ग ट्रेमर है, फिर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेमर है, फिर डैमेजिंग ट्रेमर है 8, इसमें चिमनीज गिर जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं वॉल में। फिर डिवेस्टेटिंग ट्रेमर है 9, मतलब कि टोटल डिस्ट्रक्शन या पार्शियल डिस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग की। एंड इसका क्या है, एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी ट्रेमर, ग्रेट डिजास्टर, तबाह हो जाता है पूरा, अगर इलाका या पूरा शहर तबाह हो जाता है, ठीक है, खंडर बन जाता है, स्ट्राटा नीचे से डिस्टर्ब हो जाता है, रॉक्स गिरती हैं माउंटेन से, ठीक है। ये तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। इससे थोड़ा लेवल कम है, बिल्डिंग सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे थोड़ा सा कम 9 लेवल। इस तरह करके ये 10 लेवल थे रोजी फॉरेल इंटेंसिटी स्केल, ठीक है। तो 2 इंटेंसिटी स्केल है, एक है मॉडिफाइड मरकाली स्केल जो कि अब यूज़ हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ का अपना स्केल भी, और दूसरा है रोजी फॉरेल स्केल। तो रोजी फॉरेल स्केल अभी सिर्फ जो है वो स्टिल इन यूज़ है, कहाँ पे, मैंने बताया फिलीपाइन। तो बाकी कंट्रीज़ में एक स्केल यूज़ नहीं है, वो भी मॉडिफाइड वर्जन रोजी फॉरेल का, यही वर्जन जो है ना, ये 1873 में मॉडिफाई हुआ। तो ये 2 इंटेंसिटी के स्केल थे, दोनों इंपॉर्टेंट स्केल हैं, दोनों करते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं? इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं कि मतलब ये कि किन फैक्टर की वजह से जो है वो इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है। मैंने बात की ना, एक तो आपको मैंने बताया कि जितना दूर हो गया आप, वहाँ पे इतनी इंटेंसिटी कम होगी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर। एपिसेंटर वो पॉइंट होता है हाइपोसेंटर के अबव ग्राउंड में जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। हाइपोसेंटर से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है और ये डायरेक्टली अबव हाइपोसेंटर यानी फोकस के पॉइंट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हाउ फार यू आर फ्रॉम एपिसेंटर, ठीक है। तो आप एपिसेंटर से कितना दूर हो, इंटेंसिटी उससे कम ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये डिपेंड करता है डेप्थ कितनी है हाइपोसेंटर की। अक्सर कहते हैं ना जी अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन डेप्थ कम है, डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कम आई है लेकिन डेप्थ ज़्यादा है, या डेप्थ कम है, या डेप्थ ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। यानी कि अर्थक्वेक बहुत नीचे डीप डाउन ओरिजिनेट हुआ है। कि डेप्थ क्या है हाइपोसेंटर की, हाइपोसेंटर मीन फोकस, ठीक है, जहाँ से ये अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, इसकी डेप्थ क्या है।
ये जो डेप्थ है ना, इस पे भी डिपेंड करता है। ये डेप्थ ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जितना नीचे करके अर्थक्वेक आएगा तो इंटेंसिटी उतनी कम होगी। अक्सर ये भी बताया जाता है न्यूज़ में कि अर्थक्वेक का जो हाइपो सेंटर है या एपी सेंटर है, वो अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेट जहाँ से हो रहा होता है वो एपी सेंटर ही बता रहे होते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड इतनी है, फिर उसके बाद बताते हैं डेप्थ इतनी है, यानी कि अर्थ की सरफेस से कितनी डेप्थ पे ओरिजिनेट हुआ। तो डेप्थ आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम मैग्नीट्यूड होगा, इसके बाद उतनी कम इंटेंसिटी भी होगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ रॉक पे डिपेंड करता है, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने बता दिए, एक ये बता दिया टाइप्स ऑफ रॉक है कि आपकी जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं वो कौन सी है स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रॉन्ग रॉक्स होंगी, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रॉन्ग है, तो इम्पैक्ट कम होगा। अर्थक्वेक का क्या होगा, इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि अंडरलाइंग रॉक ही स्ट्रॉन्ग है, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी बाहर, इतनी उस वेव्स को इतना प्रोपोगेट नहीं करने देंगे। अगर वीक रॉक्स हैं तो आपका जो इम्पैक्ट है, जो शॉक्स हैं, वो और ज़्यादा होंगे, ठीक है। टाइप ऑफ रॉक्स है, टाइप ऑफ ग्राउंड मटेरियल है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आपकी का एपिसेंटर से डिस्टेंस कितना है, आपका अर्थक्वेक फोकस यानी कि अर्थक्वेक जो हाइपोसेंटर है उससे डेप्थ कितनी है, आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है एपिसेंटर पे, आपका टाइप कौन सा है, रॉक की टाइप क्या है, रॉक कंसोलिडेटेड है या नहीं कंसोलिडेटेड। बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि आपका नेचुरल मीन से नेचुरली जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वाइट है, तो नीचे पोर्स में वाटर होता है वो रिमूव होता रहता है, स्ट्रक्चर क्या होता रहता है, कंसोलिडेट हो जाता है। तो रॉक जितनी हार्ड होगी उतनी ज़्यादा कंसोलिडेटेड होगी, ठीक है, कंसोलिडेटेड फॉर्म में होगी। कंपैक्टेड समझ लो, कंपैक्टेड थोड़ा सा डिफरेंट है। कंपैक्शन कंपैक्शन मैकेनिकल मीन के थ्रू की जाती है, मतलब रोलर के थ्रू, वाइब्रेटर के थ्रू कंपैक्शन की जाती है मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू, और जो कि एयर वाइट जो कि रिमूव करती है एयर वाइट से एयर निकालती है। ये मैकेनिकल, लेकिन कंसोलिडेशन नेचुरल फिनोमेना है, यानी नेचुरली होता है, टाइम टेकिंग फिनोमेना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, नेचुरली होता है, वाटर रिमूव होता जाता है नेचुरली फोर्स से। और कंपैक्शन जो है वो ज़रा मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू जो है, आप मैकेनिकल मेथड्स लगाते हो, मैकेनिकल मशीनरी यूज़ करके, रोलर्स हैं, वाइब्रेटर हैं, और आप रिमूव करते हो। खैर इस पे डिपेंड करता है, ग्राउंड मटेरियल नीचे क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और उन फैक्टर्स से पता लगता है इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम। अब अर्थक्वेक के जो इम्पैक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स मतलब अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या असर होता है। अब इम्पैक्ट जो है अर्थक्वेक के वो दो तरह के, एक जियोग्राफिकल है और एक इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल नाम से ज़रा जाहिर हो रहा है कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। जियो मीन अर्थ, तो अर्थ से रिलेटेड जो अफेक्ट होंगे, इम्पैक्ट्स होंगे, अफेक्ट या इम्पैक्ट्स, वो जियोग्राफिकल है। जियोग्राफिकल इम्पैक्ट्स को देखते हैं। जियोग्राफिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं आपके? जियोग्राफिकल इम्पैक्ट्स क्या है? जियोग्राफिकल इम्पैक्ट्स की वजह से, मतलब अर्थक्वेक आया, उसके जियोग्राफिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं? उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, जो रीजन जहाँ पे माउंटेन्स हैं, अर्थक्वेक ज़रा हैवी है तो लैंड स्लाइडिंग होगी अर्थक्वेक की वजह से। इसके अलावा जो आपका सी लेवल है वो राइज कर जाएगा, या लो भी कर सकता है अर्थक्वेक की वजह से। अब राइज कैसे कर सकता है जी? आपका ग्लेशियर है वो मेल्ट होगा अर्थक्वेक की वजह से, जल्दी जल्दी मेल्ट होने की वजह से पानी जो है सी में ज़्यादा हो जाएगा और लेवल रेस कर जाएगा। तो मतलब अर्थक्वेक की वजह से लो कैसे होगा? नीचे जो आपका स्ट्राटा है वो हो सकता है बैठ जाए, ठीक है। वो स्ट्राटा बैठने की वजह से, स्ट्राटा के क्रस्ट जो है, क्रस्ट कम्पैक्ट हो जाए, क्रस्ट बैठ जाए, डिफरेंट फिनोमेना है, तो वो लेवल लो भी हो सकता है। तो अर्थक्वेक की वजह से एक तो लैंडस्लाइड हो सकती है, देयर कुड बी लैंडस्लाइड किसी भी रीजन में जहाँ अर्थक्वेक आ रहा है। इसके अलावा जो आपका सी लेवल है वो राइज कर सकता है या लो हो सकता है। इसके अलावा रिवर अपनी जो पाथ है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब एक रिवर का नेचुरल पाथ ये था
अर्थक्वेक आया, उसने ये अपना नेचुरल पाथ से हट के यूं करके पाथ बना लिया। रिवर्स भी अपना पाथ चेंज कर सकते हैं अर्थक्वेक की वजह से। स्वेयर, ये होता है स्वेयर अर्थक्वेक, ये छोटे मोटे नहीं, बहुत ही हाई लेवल का अर्थक्वेक। तो रिवर्स का पाथ भी चेंज हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से। इसके अलावा अगर अर्थक्वेक अंडरग्राउंड है तो उसकी वजह से सुनामी आ सकता है, ठीक है, सुनामी भी आ सकता है अर्थक्वेक की वजह से। सुनामी बेसिकली एक जाइंट वेव होती है, अक्सर देखा होगा टीवी पे या सुना होगा, अर्थक्वेक की वजह से आता है। और ये होती है सी में, ओशन या सी में ये फिनोमेना होता है, ठीक है। अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन, नीचे जो आपका वॉल्केनो होता है उसकी वो इरप्ट कर जाता है या उसकी इरप्शन होती है, या फिर अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आता है। तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा। सुनामी एक ग्रेट वेव, वो जो अक्सर मूवी भी देखी होगी 2012, यूं करके पानी की एक ग्रेट वेव आती है, वो क्या होता है, पानी को अर्थक्वेक लिफ्ट देता है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है उसके रास्ते में जो चीज़ आती है। तो सुनामी एक ग्रेट वेव है जो कि अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से सी के अंडर होती है, ओशन या सी के अंडर, ठीक। इसके अलावा अर्थक्वेक जो मैं बात कर रहा था, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी है, अर्थ रिवर जो है देर बेसिकली देर कैन बी चेंज इन द पाथ ऑफ रिवर। इसके अलावा फॉल्ट्स बन सकते हैं, सरफेस ड्रेनेज की कंडीशन चेंज हो सकती है, यानी जो पानी ज़मीन के अंदर ड्रेन कर रहा है अर्थक्वेक की वजह से वो फिनोमेना चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड जो ज़मीन की नीचे पानी है, उसके जो पानी सर्कुलेट कर रहा है उसमें पैटर्न में चेंज आ सकता है। ज़ाहिर अर्थक्वेक आना, उसने नीचे स्ट्रक्चर को हिला देना, तो वो एक जो वाटर की सर्कुलेशन का एक पाथ बना हुआ था अंडरग्राउंड, वो ज़ाहिर चेंज हो जाएगा। जब पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा, नीचे क्रस्ट में चेंजिंग आएगी, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होगी और हैवी मूवमेंट होगी, तो सरफेस ड्रेनेज भी चेंज हो जाएगी, आपकी अंडरग्राउंड वाटर की जो सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाएगी, फॉल्ट्स बनेंगे। अब फॉल्ट्स हम अभी आगे पढ़ेंगे फॉल्ट्स होते क्या, दराड़ को कहते हैं, चलो सिंपली मैं बता देता हूँ, दराड़ें, फॉल्ट कहते हैं दराड़, जो दराड़ नहीं आती उसको कहते हैं। आपकी वजह से दराड़ें पड़ सकती हैं ज़मीन में। उसके बाद अर्थक्वेक की वजह से जो है वर्टिकल मूवमेंट होती है, क्रस्ट की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, यूं वर्टिकली डिस्प्लेस हो सकता है क्रस्ट। हॉरिजॉन्टली, लेटरल कहते हैं हॉरिजॉन्टली, यूं क्रस्ट डिस्प्लेस हो सकता है इस डायरेक्शन। तो क्रस्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, और बहुत थिन होती है, बहुत 50 से 70 किलोमीटर अराउंड अबाउट ये लेयर होती है, बहुत ही कम, जो अर्थक्वेक का 1/128 पोर्शन इसने कैरी किया होता है अर्थ के वॉल्यूम। तो ये जितने इम्पैक्ट्स हैं ना, ये जियोग्राफिकल इम्पैक्ट है। जियोग्राफिकल क्यों? क्योंकि ये अर्थक्वेक की वजह से उसकी अर्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी जियोग्राफी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जियोग्राफिकल इम्पैक्ट। उसके बाद अर्थक्वेक के अगले दूसरे जो इम्पैक्ट्स होते हैं, दूसरा इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स है, ठीक है, इकोनॉमिकल यहाँ लिखो, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं। अब इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या है? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल से मतलब जाहिर हो रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिक लाइन है, कोई इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रही है, यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, वो उस अर्थक्वेक की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन आ गई, बिजली चली गई, इलेक्ट्रिक लाइन डैमेज होगी, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। और वो क्या करेगी, वो उस कंट्री की इकोनॉमी को, उस रीजन की या उस इलाके की, उस शहर की या उस प्रोविंस की इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है बेसिकली का जो डैमेज है, जो ब्रेक डाउन है, वो क्या कर रहा है, उस की इकोनॉमी को, रीजन की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, उस पर इफेक्ट कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक इफेक्ट है। इसके अलावा अर्थक्वेक की वजह से लॉस ऑफ लाइफ है, लोगों की जानें जो जाती हैं, ये इकोनॉमिक इफेक्ट है। प्रॉपर्टी का लॉस है, बिल्डिंग जो कोलैप्स कर जाती हैं, फॉल ऑफ बिल्डिंग है, ये भी क्या है, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो उस रीजन की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा डिजीज़ आउटब्रेक, डिफरेंट तरह की डिजीज़ आ जाती हैं, वाटर बेसिकली क्या होता है कि अर्थक्वेक जहाँ पे आता है, आपका जो वाटर सैनिटेशन सिस्टम है वो तबाह हो जाता है। ये उस अर्थक्वेक की बात करूँ जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, हर जगह नहीं होती। आपका वाटर सिस्टम है, जो सैनिटेशन सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, ये सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, अंडरग्राउंड होता है।
इसके अलावा आपका जो सैनिटरी कंडीशन अंडरग्राउंड होता है, जितना भी आपका सैनिटरी वेस्ट होता है, सीवेज होता है, सलेज होता है, ठीक है, जितना भी आपका होम डोमेस्टिक वेस्ट जा रहा होता है, ये नीचे जो सैनिटरी कंडीशंस हैं उनकी डिग्रेडेशन हो जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से, जिसकी वजह से क्या डिफरेंट तरह की बीमारियां आती हैं। वहाँ पानी खड़ा रहता है, गंद ही गंद हो जाता है, तो डिजीज़ आउटब्रेक हो सकती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत हैवी डिजीज़ हैं जी। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, पानी की वजह से फैलती है, गंदे पानी की वजह से। और फोर्थ फिफ्थ पेशेंट जो अस्पतालों में होते हैं ना, फोर्थ फिफ्थ मतलब हर 5 में से 4 मरीज़ वो पानी की बीमारी की वजह से ही होते हैं अस्पतालों में, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में। तो बहुत से लोग पर एनम मतलब एनुअली हर साल जो है ना वो मरते भी हैं इन वाटर ब्रेक, जो आउटब्रेक है इस डिजीज़ की वजह से। तो जो डिजीज़ आउटब्रेक है ये भी होता है अर्थक्वेक। तो इन शॉर्ट जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स हैं अर्थक्वेक के, वो लॉस ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी है, इसके अलावा बिल्डिंग, फॉल ऑफ बिल्डिंग है, सिटीज़ की डिवेस्टेशन, सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आग लग जाती है, फायर, डिजीज़ आउटब्रेक अभी बताया, डैमेज टू ऑयल पाइपलाइंस, जो नीचे ऑयल पाइपलाइंस है वो डैमेज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स डैमेज हो सकती हैं, यानी पूरा आपका जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो डैमेज हो सकती है, फायर बता चुका हूँ, आग लग सकती है। तो ये इकोनॉमिक बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ये उस कंट्री की या उस रीजन की या फिर उस सिटी की या उस प्रोविंस की इकोनॉमी को जो है ना इम्पैक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इम्पैक्ट और भी 2 तरह के हो सकते हैं, ये अलग चीज़ है, ये भी एक क्लासिफिकेशन है इम्पैक्ट की, इन्हीं से रिलेटेड ही हैं ये दोनों इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट दोनों है, मतलब एक तो जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल, और इम्पैक्ट्स को हम क्लासीफाई इन 2 टाइप्स में भी कर सकते हैं, प्राइमरी इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है, 2 तरह के और भी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट। अब प्राइमरी इफेक्ट जो होते हैं वो जो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स है ना, ये जितनी प्रॉब्लम है, ठीक है, इनकी वजह से जितनी भी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से, या फिर फॉल्टिंग की वजह से, फॉल्टिंग मतलब वहीं दरारें जो पड़ जाती हैं, तो एक्चुअल जो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स है, फॉल्टिंग है, उनकी वजह से होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपकी पावर लाइन जो है वो ब्रेक कर गई है, अभी बात की, पावर ब्रेक डाउन हो गया, पावर लाइन टोटली इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो गया, ये जो है प्राइमरी इफेक्ट है। बिल्डिंग कोलैप्स, ये प्राइमरी इफेक्ट, ठीक है। तो प्राइमरी इफेक्ट में बेसिकली एग्जैक्टली किस वजह से होते हैं, एक्चुअल जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स और फॉल्टिंग की वजह से। इसके अलावा सेकेंडरी इफेक्ट जो होते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट बेसिकली प्राइमरी इफेक्ट की वजह से जो इफेक्ट आते हैं, ठीक है, प्राइमरी इफेक्ट की वजह से जो इफेक्ट आते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं कि आपका जो पावर लाइन है, बिल्डिंग कोलैप्स हुई, लेट्स सपोज ये बात करता हूँ, बिल्डिंग कोलैप्स हुई, ये प्राइमरी इफेक्ट है। अब बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से जो लॉस ऑफ लाइफ हुई, जो लोग मर गए, वो सेकेंडरी इफेक्ट है। समझ रही बात की, कि जो आपका बिल्डिंग का कोलैप्स है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करेगी, वो प्राइमरी इफेक्ट है। बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने की वजह से जो लॉस ऑफ लाइफ है, जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, या आग लग जाती है किसी जगह पे, या आपका ऑयल जो गैस पाइपलाइंस हैं, ऑयल पाइपलाइंस हैं, या पावर लाइंस आपकी ब्रेक हो जाती हैं, ये प्राइमरी इफेक्ट है। और इनकी वजह से जो आग लगती है वो क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट है। अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से जो सुनामी आता है, सुनामी जो है वो सेकेंडरी इफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आइए, प्राइमरी सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट है, जो ग्राउंड शेकिंग की वजह से डायरेक्टली इफेक्ट होता है, वो प्राइमरी इफेक्ट है। और प्राइमरी इफेक्ट की वजह से जो आगे तबाही आती है, या जो मसला आता है, जो प्रॉब्लम आती है, जो इफेक्ट होता है, वो सेकेंडरी है। जैसे बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, आग लग जाती है, तो ये जो है आपका सेकेंडरी इफेक्ट है। या फिर आपका सुनामी जो आता है, ये भी सेकेंडरी इफेक्ट है। ये चीज़ होती है। इसके बाद अर्थक्वेक मैनेजमेंट है। अर्थक्वेक मैनेजमेंट क्या होती है, कि अर्थक्वेक को कैसे मैनेज किया जाए, अगर आ जाए तो क्या किया जाए लोगों को बचाने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए।
या फिर कम से कम उसका इम्पैक्ट हो, तब क्या किया जाए? उसके लिए आप अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हो, जो कि किसी भी रीजन में स्पेसिफिकली इंस्टॉल्ड हो। लाइक अगर पिंडी में हो तो पिंडी में वो अलग हो वार्निंग सिस्टम, या फिर ऐसे रीजन्स में हो जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है। अब बहावलपुर में मैं नहीं कहूँगा कि वार्निंग सिस्टम लगा दें, इतना इकॉनमिकली भी कंट्री जो है वो उसकी इकॉनमी इतनी होती भी नहीं है। पाकिस्तान की बात करो तो हर जगह हमारे लिए इकनॉमिकली भी पॉसिबल नहीं। तो स्पेसिफिकली उन रीजन में जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, टेक्सला हो गया, टेक्सला में अक्सर साइड पे अर्थक्वेक के ट्रेमर्स फील किए जाते हैं। कश्मीर है, कोयटा है, गिलगित है, तो इन जगह पे जो है ना, जहाँ पे विच आर हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, वहाँ पे आप जो है वो सिस्टम लगा लो, वार्निंग सिस्टम। वो वार्निंग सिस्टम पहले ही अलर्ट कर देते हैं। उसके बाद मतलब जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी अलर्ट कर देते हैं उन वार्निंग सिस्टम के थ्रू पूरे उस रीजन को। उसके बाद आप उस रीजन में जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपर्टीज ट्रेनिंग करो, एक्सपर्ट को ट्रेन करो, एक्सपर्ट्स बनाओ, लोगों को ट्रेन करो उस रीजन में, अर्थक्वेक से रिलेटेड उनको क्या नाम है बताया जाए। या फिर 3R कंसेप्ट वो यूज़ होता है। 3R कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट में, अर्थक्वेक की मैनेजमेंट में? 3R: रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब जब अर्थक्वेक आए किसी रीजन में, पहली चीज़ क्या करनी है? रेस्क्यू करना है लोगों को। फिर उसके बाद उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करना है। रिलीफ जो है वो आपकी लोकल बॉडीज़ प्रोवाइड करती हैं, या लोग प्राइवेटली भी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट आपकी प्रोवाइड करती है। तो रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद आपने उनको रिहेबिलिटेट करना है, यानी कि न्यू लोकेशन में शिफ्ट करना है। अब जो इलाका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, उनको क्या करोगे आप? न्यू लोकेशन में रिहेबिलिटेट करोगे, उनको रिहेबिलिटेट करोगे और न्यू लोकेशन में शिफ्ट करोगे। तो 3R कॉन्सेप्ट अर्थक्वेक मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है। वो 3R कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले पीपल फर्स्ट रेस्क्यू देम, देन प्रोवाइड देम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेट देम टू न्यू लोकेशन। ठीक है, ये 3R कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इसे भूलना नहीं। अच्छा, वो मैं बात कर रहा था पहले कि आपका जो इसको रिलीफ जो प्रोवाइड करते हैं वो या तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है, कंबाइन एफर्ट होती है, या तो लोकल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट की, या फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। लोग खुद से भी अपनी मदद आपके थ्रू भी रिलीफ देते हैं। जो जिनके पास पैसा है ज़्यादा, इकोनॉमिकली जो ठीक है, वो भी लोग, जिस सब बहुत से लोग हैं जो टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स, वो भी रिलीफ देते हैं लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट भी देती है रिलीफ, लोकल अथॉरिटीज़ भी वहाँ की देती हैं। इसके अलावा जब अर्थक्वेक की मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाई जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस तरह की एडवांसमेंट नहीं थी, लेकिन अब जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं ना, वहाँ पे बिल्डिंग जो बन रही हैं, वो हम इन पर इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनती है, इसमें होता क्या है। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर जापान में जो है ना, आपकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं जापान में। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है, डिज़ाइन बिल्डिंग इस तरह, मतलब इस बिल्डिंग का डिज़ाइन इस तरह होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट का कि फ्री मूवमेंट को परमिट करता है। मतलब बिल्डिंग को ये अलाउ करता है कि वो फ्रीली मूव करे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वो एक बिल्डिंग बड़ी वायरल हुई है, अगर किसी ने देखी हो फेसबुक पे, वो बिल्डिंग एक मूव कर रही होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है उसकी, अगर किसी ने देखी हो, गिरती नहीं है वो बिल्डिंग। ठीक है, तो ये फ्री परमिट करता है फ्री मूवमेंट ऑफ बिल्डिंग को। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव्स आती हैं, टू एंड फ्रो अगर वेव मूव कर रही है, बिल्डिंग भी उस वेव के साथ मूव कर रही होती है, उस वाइब्रेशन के साथ अर्थ भी आपके स्ट्रक्चर में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये परमिट कर रही होती है और बिल्डिंग को बचाती है डैमेज से। नीचे आपके डिफरेंट डैम्पर्स लगे होते हैं, जो डैम्प बेसिकली उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अर्थक्वेक मैनेजमेंट में कि जिन इलाकों में या जिन रीजन्स में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग प्रोवाइड करो। अच्छा,
उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन की जाए और प्लानिंग की जाए, एक मैनेजमेंट ये भी है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन और प्लानिंग करोगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स जो है ना वो अर्थक्वेक के उसको आप मैनेज कर सकोगे, बहुत से प्रॉब्लम्स को आप कवर कर सकोगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हुई है, मैंने बता दी। ये जो बात है ना, पहले इसको साइंस नहीं मानती थी, लेकिन आस्ता आस्ता एडवांसमेंट हुई तो साइंस ने भी माना, रिसर्च हो रही है इस पे, हो चुकी है। जब अर्थ को एक आना होता है ना, अभी अर्थ को एक नहीं आना होता, तो जो आपका एनिमल्स है, ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं, एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लाइक आपके डॉग्स, स्नेक्स हो गए, आपकी ये काउज हैं, बग्स हैं, ठीक है, ये अभी अर्थ को एक नहीं आया होता, ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अल्लाह ने इनमें खसूसियत रखी है कि इन्हें पहले ही जो है ना ये इमिनेंट अर्थ को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इमिनेंट कहते हैं विच इज़ अबाउट टू हैपन, जो भी होने वाला होता है। तो इमिनेंट अर्थक्वेक को ये जो आपके एनिमल्स हैं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब एनिमल क्या करते हैं, ये जिनका मैंने बताया ज़्यादातर जो है डॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, काउज हैं, बग्स हैं, ठीक है, फिशेस, कैट फिश है। तो ये डिफरेंट रिसर्च हुई है, ये मैं उनके नाम ले रहा हूँ, वरना बहुत से एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये जब अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस होती हैं ना, ये उनको फील कर लेते हैं, इंसानों से, ह्यूमन से पहले ये फील कर सकते हैं। अब इनकी एक हेयरिंग और स्मेल की एक्यूट सेंस, ये सुना होगा कि शार्प हेयरिंग और स्मेलिंग सेंस होती हैं इनकी, जो कि इनको बेसिकली अलाउ करती है कि जो चीज़ इनकी तरफ आ रही है उसको डिटरमिन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिफोर ह्यूमंस, ठीक है। अभी इंसानों को पता नहीं होता, ये उनको पहले ही वो चीज़ें फील हो जाती हैं, उनकी एक्यूट हेयरिंग और स्मेलिंग पावर है। अब डॉग्स जो हैं उनका बिहेवियर ज़रा ऑड सा हो जाता है, और वो कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, मतलब कुछ सेकंड पहले अर्थक्वेक के भी हो सकता है, कुछ दिन पहले भी अर्थक्वेक के हो सकते हैं। या तो डॉग कुत्तों का बिहेवियर कुछ टाइम पहले ही चेंज होता है और अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से दिन पहले ही उनका बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। तो अब एक रिसर्च में देखा गया, रिसर्च ये है कि एक आर्टिफिशियल अर्थक्वेक जनरेट किया जाता है, पूरा वही प्रोसीजर किया जाता है, लाइक आर्टिफिशियली उसको जनरेट किया जाता है, वाइब्रेशन जनरेट की जाती हैं। उन्होंने देखा जो कैट फिश है ना, वो नॉर्मल रूटीन में कभी भी जंप नहीं करती थी। जब उन्होंने ये चीज़ देखा तो एक से पहले जो फोर्स शॉक्स हैं वो जनरेट किए, तो उन्होंने फोर्स शॉक से भी पहले, मतलब अभी वो वाइब्रेशन इतनी कम थी कि इंसानों को फील नहीं हो सकती थी। उन्होंने देखा जो कैट फिशेज है ना, दे स्टार्टेड जंपिंग, उन्होंने ऐसे जंप मारना शुरू कर दी, पानी में जंप, फिर नीचे, फिर जंप, फिर नीचे। फिर जब रिसर्च हुई पास में, उन्होंने देखा जो इस तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट की गई जो कि इंसानों को तो फील नहीं होती। जो कुत्ता था, डॉग था, कुत्ता या कुत्ते उन्होंने बेसिकली इसमें यूज़ किए रिसर्च में, तो दे स्टार्टेड रनिंग, उन्होंने भागना शुरू कर दिया, पैनिक कर गए, ठीक है, जंपिंग, ऐसे कूदना शुरू कर दिया। देन वहाँ पे जो वायर से उनको बाइट करना शुरू कर दिया। दे टम्बल डाउन, टम्बल कहते हैं बेसिकली फॉल डाउन, नीचे एकदम सडनली गिर गए। तो अर्थक्वेक की मैनेजमेंट, अगर इनके बिहेवियर को स्टडी कर लिया जाए ना एनिमल्स की, तो तब भी आपको प्रिडिक्शन मिल सकती है। अर्थक्वेक आप जो है ना कि मैनेजमेंट में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो देर इज एन एबनॉर्मल चेंज इन एनिमल बिहेव इन डिफरेंट एनिमल बिहेवियर। तो ये भी अर्थक्वेक की जो है ना बेसिकली प्रिडिक्शन में एक चीज़ है, जो कि अब इस पर रिसर्च काफ़ी हो भी चुकी है। तो एनिमल का बिहेवियर भी चेंज होता है। अब मैं बात कर रहा था फॉल्ट की। अब फॉल्ट की मैंने बात की, फॉल्ट इन सिंपल वर्ड्स या उर्दू में दराड़ को कहते हैं। दराड़ समझते हो ना, जो दो चीज़ों के दरमियान दराड़ पड़ जाती है, जिस तरह रिश्तों में भी दराड़ पड़ जाती है, इस तरह ये दराड़ है जो अर्थ की ब्लॉक्स के दरमियान होती है। अब फॉल्ट क्या है? फॉल्ट फ्रैक्चर होता है, दराड़ फ्रैक्चर को कहते हैं। फ्रैक्चर है या फ्रैक्चर दोनों है बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक, ये दो रॉक्स हैं, इन दो के दरमियान जो ये फ्रैक्चर आ गया, इसको हम कहते हैं फॉल्ट, ठीक है। इट इज फ्रैक्चर और फ्रैक्चर जोन बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक, ठीक है। इसके अलावा ये होता क्यों है, वो ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने की वजह से, ठीक है। मैंने बताया था कि अर्थक्वेक एक वन पीस नहीं है, ये डिफरेंट
पीसीज से मिलके बनी है, और वो जो पीसीज हैं 19 टू 20 उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। बट मैंने ये भी बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो बहुत कम है, 1 to 10 सेंटीमीटर है, जो नहीं फील होती है। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है इनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो जब ज़्यादा होती है तो आपको वाइब्रेशंस की फील में, ट्रेमर्स की फॉर्म में फील होती है, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। तो खैर फॉल्ट जो है इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है, यानी अर्थक्वेक आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो फॉल्ट होता है, फॉल्टिंग होती है, दरारें पड़ जाती हैं। तो ये क्रस्ट लेयर में होता है, याद रखना क्रस्ट लेयर में होगा ये फॉल्ट, नीचे मेंटल और इनर कोर से इसका ताल्लुक नहीं है, नीचे तक दरार नहीं पड़ती, क्रस्ट लेयर में होती है। और क्रस्ट लेयर की भी टॉप में होती है, ये नहीं कि ओवरऑल क्रस्ट लेयर ही उसमें फॉल्ट आ जाता है, उसमें दरार आ जाती है। प्लस क्रस्ट लेयर होती है 50 टू 70 ऑलमोस्ट किलोमीटर की, तो सारी 50 टू 70 किलोमीटर नीचे यूं करके दरार नहीं आ जाती उसमें, ठीक है। तो टॉप ऑफ द क्रस्ट लेयर ये डिफरेंट डिपेंड करता है, और इतनी ज़्यादा लेयर में भी दरार नहीं पड़ती, इतना बहुत अगर स्फेयर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए, स्फेयर अर्थक्वेक आए तब होता है। तो ये बेसिकली क्रस्ट लेयर में होती है फॉल्टिंग, और ये होती किस वजह से, टेंशन क्रिएट हो, टेंशन खिंचाव को कहते हैं, यानी इस तरह एक रबड़ को दोनों साइड से खींचोगे ना तो अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम कहेंगे टेंशन। तो ये बेसिकली स्ट्रेस या टेंशन की वजह से, अर्थ में स्ट्रेस या टेंशन जो प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से फॉल्टिंग होती है। अब फॉल्टिंग जो है वो फ्यू मिलीमीटर की भी हो सकती है, मतलब कुछ मिलीमीटर की भी दरार आ सकती है, या फिर ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की भी आ सकती है, आने पे आए तो, ठीक है। तो वो हुआ नहीं इस तरह के थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स पे आई हो। तो अब ये जो फॉल्टिंग की वजह से मूवमेंट जो होती है ये ऊपर की साइड पे भी मूव हो सकती है, यानी ये ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक अपनी जगह पे हो ये ऊपर चला जाए, ये अपनी जगह पे हो ये नीचे चला जाए, ठीक है। गाड़ी है ना कि एक चीज अपनी जगह पे, दूसरी चीज ऊपर चली गई, ये अपनी जगह पे इंटैक्ट है, ये ऊपर चला गया, ऐसे यहाँ पे दरार आ गई। तो वो ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है, और साइड पे भी कर सकता है, जैसे इस फिगर में साइड पे हुआ, इस फिगर पे जो मूवमेंट है वो साइड पे है, ये इस साइड पे अपनी जगह पे, ये पीछे की तरफ चला गया। तो मूवमेंट अप साइड भी कैन बी अप, डाउन साइड पे। इसके अलावा ये एक स्पेसिफिक एरियाज में होती है, हर जगह होती भी नहीं है। ये नहीं है कि अर्थक्वेक आएगा तो हर जगह फॉल्टिंग होगी, दरारें आएंगी, नहीं, कुछ स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे एपिसेंटर हो उधर ही आसपास आती है। और अर्थक्वेक में जो है डिफरेंट चेंजेस जो है हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फॉल्टिंग जो है फ्यू मिलीमीटर जो है वो ड्यू टू अर्थक्वेक में जो चेंजेस है उस वजह से फ्यू मिलीमीटर की फॉल्टिंग होती है, लेकिन वो बहुत माइनर है। तो अर्थक्वेक की वजह से जो है ना फॉल्टिंग जो है वो होती है, क्या कहते हैं, ज़्यादा, उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है जब अर्थक्वेक का, तो उसकी मूवमेंट अप साइड भी हो सकती है, डाउन और साइड वेज भी हो सकती है। खैर ये था फॉल्ट। अब फॉल्ट 3 टाइप्स के होते हैं। फॉल्ट से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं जो फॉल्ट बनाते हैं। अब जब फॉल्ट बनता है ना, ये पहले एक मैच था, ये पूरा एक ब्लॉक था यूं कर, ठीक है, समझ लो ये पूरा एक, जैसा केक है उसका एक स्लाइस लेते हो ना, इस तरह मैं कहता हूँ ये मैंने अर्थ का एक स्लाइस ले ली, ये पूरा एक स्लाइस था। मे भी इसमें पूरा एक शहर आबाद हो सकता है इसमें कोई इलाका आबाद हो, या कोई रीजन आबाद हो, या कुछ एरिया हो 1-2 किलोमीटर का, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो पूरा ब्लॉक था, जब अर्थक्वेक की वजह से इसमें फॉल्टिंग हुई, यानी दरार पैदा हुई, ये नजर आ रही, ये जो लाइन नजर आ रही है, ये फॉल्टिंग, ये फॉल्ट, ये दरार आई है। अब इसमें एक होती है फुट वॉल और हैंगिंग वॉल। पहले ये एक ही पीस था, अर्थक्वेक के बाद इसमें जब फॉल्टिंग आई तो उसमें अब 2 तरह की वॉल्स हैं। हैंगिंग वॉल होती है, वो बेसिकली ब्लॉक होता है रॉक का अबव द फॉल्ट, फॉल्ट के ऊपर जो वॉल होगी, ठीक है, अबव द फॉल्ट जहाँ पे दरार आई उसके ऊपर जो वॉल होगी उसको हम कहेंगे हैंगिंग वॉल। जहाँ पे दरार आई है, जहाँ पे फॉल्टिंग हुई है, बिलो द फॉल्ट जो वॉल होगी उसको फुट वॉल। इस तरह याद रख लो, इस तरह का अगर ये यूं करके है ना फुट वॉल, इस रीजन पे आप पाँव मतलब आप चल सकते हो, फुट मीन बाय फुट आप वॉक कर सकते हो। इस तरह की अगर लेट्स सपोज आपकी स्टीप स्लोप है, आप उस पर वॉक कर सकते हो ना,
तो आप याद रखना फुटवॉल इस तरह की हो। क्या कभी देखी है ऐसी ऐसी कोई स्लोप देखी है जहाँ पे इंसान वॉक कर सके? यूं करके कभी वॉक किए इस स्लोप पे? यूं करके किसी ने वॉक किए? ये जो स्लोप, इस जगह पे आप कोई चीज लटका तो सकते हो ना, लेट्स सपोज हैंग कर सकते हो लैंप को, यहाँ पे एक लैंप हैंग कर सकते हो ना, तो हैंगिंग वॉल इससे याद रख कि ऐसी वॉल जिस पे आप लैंप हैंग कर सको, उससे याद रख लो हैंगिंग वॉल है। अब ये देखो, ये वॉल इस तरह की है ना हैंगिंग वॉल, ये यूं करके ये मतलब यूं यूं और यूं कर। अब इस जगह आप वॉक तो नहीं कर सकते, ये फुट वॉल हो नहीं सकती, तो ये वॉल जो ये हैंगिंग वॉल होगी, यहाँ पे आप एक लैंप या कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं। और इस वॉल पे इस तरह की जो वॉल होगी, इस पे आप चल सकते हो, तो इसको फुट वॉल। तो ये फुट वॉल है और ये हैंगिंग वॉल है। तो जो आपकी हैंगिंग वॉल है वो अबव द फॉल्ट होती है और फुट वॉल जो है बिलो द फॉल्ट होती है। अब तीन तरह के फॉल्ट्स हैं, एक है रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, तीन तरह के फॉल्ट। अब इसमें ये देखो फुटवॉल ये है, इसमें फुटवॉल ऊपर है, हैंगिंग वॉल नीचे है, ठीक है। अब ये फॉल्ट में आगे मैं बताऊंगा, उसमें जब फर्क बताऊंगा। तो देखो फुटवॉल यहाँ पे, ये देखो इसका नाम यूं करके है ना, तो इसको फुटवॉल का, यहाँ पे ये यूं करके फुटवॉल। तो ये वॉल और हैंगिंग वॉल जो है ये नॉर्मल और रिवर्स फॉल्ट में होती है। वो नॉर्मल और रिवर्स फॉल्ट में इसीलिए होती है कि आप का जो है अप और डाउन मूवमेंट होती है आपके ब्लॉक्स की। अब जो नॉर्मल फॉल्ट है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है? अब नॉर्मल फॉल्ट जो है बेसिकली टेंशन होती है, फॉल्ट पे एक्ट करती है। टेंशन मीन खिंचाव, ये देख रहे हो एक्सटेंशन हो रही है। एक्सटेंशन क्या है? ये टेंशन है, यूं करके दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी, इस रॉक समझ लो, ये एक ब्लॉक है रॉक का, यूं करके इसमें एक्सटेंशन खिंचाव है, टेंशन है, तो इस वजह से ये नॉर्मल फॉल्ट होता है। और हैंगिंग वॉल इस केस में मूव करती है डाउन टू फुट वॉल। देखो फुट वॉल अपनी जगह पे है, हैंगिंग वॉल नीचे मूव कर गई, ये अपनी जगह पे है, ये चीज अपनी जगह पे है, यानी ये जो इसकी नेचुरल पोजीशन थी ना ब्लॉक की, वो अपनी जगह पे है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये नीचे मूव कर गया। तो इसमें याद रखना कि आपकी जो हैंगिंग वॉल है इट मूव्स डाउन रिलेटिव टू फुट वॉल। फुट वॉल से रिलेटिवली बात करूँ तो हैंगिंग वॉल मूव कर जाती है डाउन। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है? नॉर्मल फॉल्ट में आपकी हैंगिंग वॉल मूव कर जाती है नीचे, फुट वॉल इंटेक्ट रहती है। होता ये है कि जो आपके अर्थ के नीचे मैग्मा होता है ना, अर्थ क्रस्ट के नीचे, मैंने बताया था मैग्मा जब बाहर आता है, तो लावा और मैग्मा में ये फर्क है कि मैग्मा जब ये अंदर लावा है, अंदर मैग्मा है, जो ये मैग्मा बाहर आके बाहर निकलता है वो लावा बन जाता है। वही चीज़ मैग्मा जब इनसाइड होगा उस अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो वो मैग्मा है, और जो ही वो उससे बाहर आएगा तो वो लावा बन जाएगा। तो ये होता ये है कि फॉल्टिंग दरार क्यों पैदा होती है? जो मैग्मा होता है नीचे अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है, बेसिकली मेंटल लेयर में, टॉप ऑफ मेंटल लेयर, वो क्या करता है? उस एरिया को वेकेंट कर देता है। मैग्मा मूव करता है ना, तो ये एरिया इसके नीचे, ये लेट्स सपोज नीचे मैग्मा था, इस एरिया में क्या हुआ? मैग्मा इधर से वेकेंट हो गया, मतलब खत्म हो गया, मूव कर गया कहीं, इस एरिया से मैग्मा खत्म हो गया। तो एक पोर्शन क्या होगा? इस एरिया में मैग्मा था नहीं, आप मूव कर गया, ये पोर्शन नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, ये स्लाइड कर जाएगा नीचे की तरफ। जबकि दूसरा पोर्शन क्या है? वो अपनी जगह पे रहेगा। तो मैग्मा की मूवमेंट किस वजह से हो सकती है? अर्थक्वेक की वजह से। जब अर्थक्वेक आता है तो मैंने बताया पूरी अर्थ को वो वाइब्रेट करता है, उस वजह से भी जो है ना आपकी जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के नीचे है वो उस एरिया को वेकेट कर सकता है। तो जिसकी वजह से एक पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन है, ये इस जगह से मैग्मा जो है वो वेकेंट हो गया, तो अर्थ क्या कर जाएगी? नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी। तो नॉर्मल फॉल्ट में याद रखना, जो वॉल होती है हैंगिंग, वो स्लाइड कर जाती है फुट वॉल के रिलेटिवली बात करें तो। और ये होता है, एक तो मैंने रीजन दे दी, मैग्मा जो है वो इट मे मेक द बीनीथ पोर्शन वेकेंट, एक तो मैग्मा की एग्जांपल दे दी। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकती है? रॉक्स की कोलिजन हो सकती है, इंटरनल जो रॉक्स हैं वो आपस में कोलाइड कर सकती हैं, तो एक जगह जो है वेकेंट हो जाएगी।
टेक्टोनिक प्लेट्स आप आपस में कोलाइड कर सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में कोलाइड कर सकती हैं। इसके अलावा प्रेशर जो क्रस्ट के ऊपर होता है वो ज़्यादा हो सकता है, इस जगह प्रेशर क्रस्ट के ऊपर अर्थक्वेक की वजह से फिनोमेना हो रहे हैं वो ज़्यादा हो सकता है, जिसने इसको स्लाइड करवा दिया। टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड कर सकती हैं आपस में। इसके अलावा जो रॉक्स इनर रॉक्स हैं बीनीथ द अर्थ क्रस्ट वो कोलाइड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो हो सकता है आपका स्लाइडिंग हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है। तो खैर नॉर्मल फॉल्ट में एक चीज़ याद रखनी है कि नॉर्मल फॉल्ट में आपकी जो हैंगिंग वॉल है वो मूव कर जाती है रिलेटिव टू फुट वॉल। अब रिवर्स जो फॉल्ट है उसमें क्या होता है, रिवर्स फॉल्ट में उल्टा होता है। रिवर्स फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट का रिवर्स है। नॉर्मल फॉल्ट में टेंशन बेसिकली होती है और रिवर्स फॉल्ट में जो है वो कंप्रेशन होती है। ठीक है, ये कंप्रेशन है। इसमें दो रॉक्स में आपस में कंप्रेशन हो गया, यानी रॉक्स जो है कंप्रेस हो गए, उनका ये जो एरिया था पहले उनकी जो लेंथ थी वो कंप्रेस हो गई। ठीक है, और इसमें टेंशन इसमें बढ़ जाती है। अब रिवर्स फॉल्ट में जो है ना कंप्रेशन होती है और इसके अलावा हैंगिंग वॉल उल्टा है, उसमें हैंगिंग वॉल बिलो मूव कर रही थी, रिवर्स पार्ट में आपकी जो हैंगिंग वॉल है वो अप कर जाती है मूव। इस फुट वॉल की रिलेटिवली बात करें तो रिलेटिव टू फुट वॉल हैंगिंग वॉल मूव्स अप। और इसमें ये होता है कि वही इसमें भी सीन वही है कि एक पोर्शन जो अर्थ का है वो स्लाइड कर जाता है ऊपर की तरफ, दूसरा जो है वो इंटैक्ट रहता है। तो इसमें याद ये रखना है, दोनों में फ़र्क ये है, ये नॉर्मल फॉल्ट का रिवर्स जो है रिवर्स फॉल्ट है। नॉर्मल फॉल्ट में अगर आपको पता है कि हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ मूव कर जाती है रिलेटिव टू फुट वॉल, तो रिवर्स फॉल्ट उसका रिवर्स है, इसमें हैंगिंग वॉल जो है वो अप साइड मूव कर जाती है रिलेटिव टू फुट वॉल। और नॉर्मल फॉल्ट में बेसिकली होती क्या है, टेंशन एक्ट करती है, फॉल्ट में टेंशन होती है, एक्सटेंशन होती है, और रिवर्स फॉल्ट में कंप्रेशन होती है। ये दोनों में फ़र्क है। तीसरी जो टाइप होती है वो होती है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें अप साइड अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होती, इसमें जो मूवमेंट होती है वो साइडवेज होती है, इसलिए इसको लेटरल फॉल्ट भी कहते हैं। लेटरल, ये दरारें जो पड़ती हैं, ये फॉल्टिंग होती है वो लेटरल डायरेक्शन में होती है, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लेटरली मूव करता है। इसमें ब्लॉक्स जो है वो लेटरली यानी साइडवेज मूव करते हैं। एक ब्लॉक इंटैक्ट रहेगा, दूसरा बैकवर्ड मूव कर जाएगा, या एक ब्लॉक इंटैक्ट है तो दूसरा फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। मतलब लेट्स सपोज ये अपनी जगह पे इंटैक्ट है, अपनी जगह पे है, ये चीज़ बैकवर्ड मूव कर रही है। ये हो सकता था कि ये चीज़ इंटैक्ट है तो ये चीज़ आगे की तरफ मूव कर जाए, तो दोनों साइड पे हो सकती है, बैकवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, या फिर दोनों साइड पे भी मूवमेंट हो सकती है। यानी दोनों ब्लॉक रिलेटिवली जो है ना वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव कर जाए, ये थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ब्लॉक इंटैक्ट रहेगा, दूसरा बैकवर्ड मूव कर जाएगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक ब्लॉक इंटैक्ट रहेगा, दूसरा जो है फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ब्लॉक जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। अब ये मूवमेंट सेवरल 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। मतलब ये एक ब्लॉक है, दूसरा सेवरल 100 किलोमीटर तक भी मूव कर सकता है ब्लॉक। तो ये डिपेंड करता है। अब शीयर फोर्स जो है इसमें होता है, इसमें क्या थी, कंप्रेशन एक्ट कर रही होती है, इसमें टेंशन, इसमें शीयर फोर्स की वजह से होता है। शीयर फोर्स होता है कि साइड स्लिपेज होती है, दोनों के दरमियान स्लिपेज होती है। तो शीयर फोर्स की वजह से जो ब्लॉक्स हैं वो स्लाइड करते हैं और लेटरली मूव करते हैं, लेटरली पास करते हैं एक दूसरे को। लेटरली मीन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये तीनों तरह के फॉल्ट्स में फ़र्क है। अब ये तीन यही चीज़ जो मैंने भी समझाई, ये वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। ये याद करने के लिए जो मैंने बात की, रिवर्स फॉल्ट में याद रखना, ये जो वॉल होगी हैंगिंग वॉल है, एक लैंप हैंग कर सकते हो इसके साथ आप। ये वॉल फुट वॉल है, इस पर आप चल सकते हो, लेकिन इस वॉल पे आप जा नहीं सकते। तो ये रिवर्स फॉल्ट में मैंने बताया कंप्रेशन होती है, ये एरिया शॉर्टेंड हो जाता है, छोटा हो जाता है। ओवरऑल जो आपका एरिया था या उसका लेंथ थी, बेसिकली मैं बात करूँ तो अपवर्ड मूवमेंट की वजह से ये हैंगिंग वॉल ऊपर जो मूव की उस वजह से ये उसकी लेंथ शॉर्टेंड हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। उसमें जो है लेंथ एक्सटेंशन होती है, इसमें लेंथ एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल में।
रिवर्स में लेंस जो है वो कंप्रेस हो जाता है, वो शॉर्ट एंड हो जाता है। ये जो है बेसिकली ये लेटरल मूवमेंट है, इसको लेटरल फॉल्ट भी कहते हैं और शेयरिंग की वजह से होती है। अब एक चीज़ होती है फोल्डिंग। फोल्डिंग क्या होती है? फोल्डिंग जो रॉक में बेंड आता है उसे फोल्डिंग कहते हैं। मतलब ये रॉक है ना, इसमें जो ये यूं करके बेंड आ गया, अब ये रॉक जो बेंड करेगी उसको कहते हैं फोल्डिंग। अब फोल्डिंग जो अपवर्ड फोल्ड होगा, ये ऊपर वाला फोल्ड, यानी कि ये यूं है ना, ये जो फोल्ड है ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, ये एंटीक्लाइन है ये चीज। और जो डाउनवर्ड फोल्ड होगा ना, ये डाउनवर्ड पोर्शन पे, ये वाला, इसको कहते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, डाउनवर्ड फोल्ड को किसी भी रॉक में, कोई भी रॉक है उसमें अगर डाउनवर्ड फोल्ड आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे कहेंगे सिंक्लाइन। और अगर कोई भी फोल्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको कहेंगे एंटीक्लाइन। और जो टोटल बेंड होगा इसको हम कहेंगे फोल्डिंग। और फोल्डिंग डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। ठीक है, ये फोल्डिंग डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब क्या रीजन है कि जब अर्थक्वेक आता है कुछ रॉक्स फोल्ड करती हैं और कुछ रॉक्स फॉल्ट कर जाती हैं। यानी फोल्ड का मतलब कुछ रॉक्स बेंड कर जाती हैं, कुछ रॉक्स में बेंडिंग हो जाती है, और कुछ रॉक्स फॉल्ट मतलब कि कुछ रॉक्स में दरारें पड़ जाती हैं। दे डिस्ट्रॉय, दे बेसिकली क्रैक। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी रॉक बेंड करेगी, कौन सी रॉक फॉल्ट करेगी, फॉल्टिंग होगी किस रॉक में। फॉल्टिंग मीन दरार। अब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर एक फैक्टर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हॉटर होगा, हॉटर रीजन है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोल्डिंग होगी, ये याद रखना। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे फोल्डिंग होगी। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर पे डिपेंड करता है। जिस जगह रीजन में प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे भी फोल्डिंग होगी। ठीक है, फोल्डिंग कहाँ पे होगी? जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ फोल्डिंग होगी, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ फोल्डिंग होगी। तो ये दो रीज़न होगी कि कुछ रॉक्स जो है वो क्यों फोल्ड करती हैं, यानी उनमें बेंड क्यों आता है, और कुछ रॉक्स में दरारें क्यों आती हैं, फॉल्टिंग क्यों होती है। एक तो हो गया टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे फोल्डिंग होगी, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे फोल्डिंग होगी। इसके अलावा रॉक टाइप पे डिपेंड करता है कि रॉक की टाइप कैसे। अगर रॉक की टाइप ब्रिटल है, ब्रिटल कहते हैं जो चीज़ सडनली टूट जाए, जिसमें जिसमें आप स्ट्रेस अप्लाई करो और ब्रेक कर जाए, वो बेंड ना करे। और डक्टाइल उल्टा है, डक्टाइल वो मटेरियल होता है जिसमें बेंडिंग होती है। जैसे एक स्टील का रूलर लेते हो, स्टील के रूलर में जब आप उसको फोल्ड करते हो, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड होता है, बेंड करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो टूटता है, एक सडनली नहीं टूटता। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सडनली टूट जाती हैं। बिस्किट है, बिस्किट खाते हो, बिस्किट को ज़रा जोर लगाओ ना दोनों साइड से, बिस्किट फौरन टूट जाएगा। वो ब्रिटल है। ठीक है, वो बेंड नहीं करता। स्टील का रूलर है वो डक्टाइल है, वो पहले बेंड करता है और फिर टूटता है। तो जो रॉक्स ब्रिटल है ना, जो सडनली टूट जाती है, ठीक है, वहाँ पे फॉल्टिंग होती है। ब्रिटल रॉक। तो जो डक्टाइल रॉक्स हैं जिनमें बेंडिंग है, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जो है फोल्डिंग होती है। इसके अलावा स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेस आस्ता आस्ता रॉक्स पे अप्लाई हो रही है ना, ग्रेजुअली मीन स्लोली, तब फोल्डिंग होगी। मतलब ये रॉक्स पे स्ट्रेस जो अप्लाई हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, स्लोली स्लोली, तो रॉक्स क्या करेंगे? यूँ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेस सडनली अप्लाई होगी, फौरन एकदम स्ट्रेस आई, तो वहाँ पे रॉक्स क्या कर जाएगी? फॉल्ट, वहाँ पे दरारें आ जाएगी। सडनली स्ट्रेस क्या होती है? जैसे गाड़ी चला रहे हो, फौरन ब्रेक लगा दी, एकदम ब्रेक लगाओगे तो टायर एकदम उस एरिया पे सडनली स्ट्रेस अप्लाई करेगा। स्पीड ब्रेकर आते हैं, एकदम स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने क्या किया? फौरन ब्रेक लगाई, तो उस जगह पे क्या हुआ? स्ट्रेस जो है वो सडनली अप्लाई किया ना आपने। तो ये एग्जांपल है अप्लाई, स्ट्रेस को सडनली अप्लाई करने की एग्जांपल है। ग्रेजुअली अप्लाई करने की ये है कि ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, आप जिस तरह वो आप टेस्ट करते हो, ब्रिक टेस्ट करते हो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, सडनली लोड को बढ़ा रहे होते हो, सडनली लोड ब्रिक पे बढ़ रहा होता है, सडन ग्रेजुअली, सडनली कह गया हूँ, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ब्रिक में लोड बढ़ रहा होता है। उस वजह से क्या होता है? तो वो सडनली एग्जांपल है लोड बढ़ाने की। सडनली जब लोड अप्लाई होगा तो फॉल्टिंग होगी, और ग्रेजुअली जब लोड अप्लाई होगा, जैसे वो ब्रिक्स सीटीएम मशीन में जो ग्रेजुअली अप्लाई होता है, उसके केस में फोल्डिंग होगी।
अच्छा, अब डूम्स क्या होता है? व्हाट आर डूम्स? अब जो डूम्स है ना, डूम्स कहते हैं अपलिफ्टेड एरिया को, जो मैग्मा की वजह से बनते हैं। देखो ये नजर आ रहा है एरिया, ये एरिया पहले अपलिफ्टेड नहीं था, ये फ्लैट था एरिया। यहाँ पे हुआ क्या कि जो मैग्मा है ना इनसाइड, वो क्या कर रहा है, वो इसको पुश कर रहा है अर्थ को, अर्थ की सरफेस को अपवर्ड पुश दे रहा है। ये फ्लैट सरफेस थी, यहाँ पे मैग्मा है। मैग्मा क्या कर रहा है, मैग्मा इस सरफेस को यूं अपवर्ड पुश दे रहा है। अपवर्ड पुश देता देता वो सरफेस से बाहर नहीं आया, लावा नहीं बना, सरफेस के अंदर ही है। ठीक है, वो सरफेस को अपवर्ड पुश दे रहे हैं, स्ट्रेसेस उसमें क्रिएट कर रहे हैं। अब लेयर्स क्या हो रही हैं, वो फोल्ड हो रही हैं अपवर्ड, लेयर में फोल्डिंग हो रही है अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में लेयर्स में क्या हो रही है, फोल्डिंग हो रही है। ठीक है, तो जब मैग्मा अपवर्ड पुश देता है, मैग्मा राइज करता है, तो राइज करने के बाद क्या होता है, वो वहां पे जाके ठंडा हो जाता है। इस जगह पे मैग्मा आया, बाहर नहीं निकला, इधर जाके वो ठंडा, जब ठंडा होगा तो रॉक ही बनेगी ना। जब मैग्मा ठंडा हो गया इनसाइड ही, तो एक हार्डन स्ट्रॉन्ग रॉक बन जाती है। इसको हम कहते हैं डूम्स। अक्सर वो जो मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं होते, गुंबद को भी डूम कहते हैं। तो गुंबद की जो शेप होती है उसी शेप में होता है ये। ठीक है, जो गुंबद की शेप है, डूम की शेप भी वही होती है। ये गुंबद की शेप है ना, गुंबद भी इसी शेप का होता है, डूम भी इसी शेप का होता है, गुंबद इसी शेप का होता है। तो डूम क्या है बेसिकली हमारी इस टर्मिनोलॉजी में, जो मैग्मा होता है अर्थ के नीचे, वो क्या करता है, वो पुश करता है अर्थ सरफेस को, स्ट्रेसेस उसमें क्रिएट करता है, तो वो उसको फोल्ड कर देता है अपवर्ड। और जब वो मैग्मा ऊपर जाता है, वहाँ पे जब ठंडा होता है, कूल डाउन, व्हेन इट कूल्स डाउन, तो इट फॉर्म्स हार्डन रॉक, उसको हम कहते हैं डूम्स। अच्छा जी, बस लास्ट 2 स्लाइड्स है। अब एक चीज है आइसोस्टेसी। व्हाट इज आइसोस्टेसी? आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड अगर जब हम पढ़ रहे हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड। अब ये होता क्या है, इससे पहले समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक शिप है, शिप ये पानी में फ्लोट कर रही है। ठीक है, जब शिप में मैं वजन बढ़ाऊंगा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने वजन बढ़ा दिया, इस जगह वजन डाल दिया, 5 टन और बढ़ा दिया शिप में, शिप क्या करेगी, शिप थोड़ी नीचे की तरफ नहीं चली जाएगी पानी में, यूं करके। ठीक है, ये वजन जब बढ़ा रहा हूँ, पहले ये इतनी सी पानी के अंदर थी, अब ये ज्यादा पानी के अंदर चलेगी, यानी सिंकिंग पोजीशन में जा रही है। पहले उसमें वो नहीं था, मैंने लोड नहीं डाला था, अब 5 टन लोड बढ़ा दिया। उसके बाद फर्दर मैं इसमें और लोड ऐड कर दूँ, शिप की पोजीशन ये हो जाएगी और मजीद चली जाएगी, इसके मुकाबले में और ज्यादा वाटर के अंदर वो चली जाएगी, 8 टन। मजीद और बढ़ाऊंगा, वो मजीद और चली जाएगी। फिर एक टाइम आएगा, इतना ज्यादा लोड बढ़ा दूंगा, शिप इट विल सिंक, डूब जाएगी। ठीक है, अब कर क्या रहा हूं मैं जो जो लोड बढ़ा रहा हूँ, शिप क्या हो रही है, डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो बेसिकली जिस बोर्ड का लेस मैस है वो लेस डेंस है, ये लेस डेंस है। डेंस का क्या मतलब है, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है। पानी से अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो चीज डूब जाएगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी, जो चीज डेंसर होती है वो उतनी ज्यादा, इस चीज की डेंसिटी जो है वो कम है, डेंसिटी कम है, इस वजह से फ्लोट कर रही है। इसकी डेंसिटी बढ़ गई है क्योंकि इस पे लोड ज़्यादा आया है, ये पानी के अंदर ज़्यादा चली गई। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा नीचे जाती है वाटर के अंदर, इट विल सिंक। ठीक है, अब इसका बोट का मैस ज़्यादा है, ये ज़्यादा डेंस है इसके मुकाबले में, ये कम डेंस है, ये ज़्यादा डेंस है। ठीक है, तो जो बोट ज़्यादा डिप करेगी वाटर में वो ज़्यादा डेंस होगी। ठीक है, जो ज़्यादा वाटर में डिपिंग होगी, यहाँ पे डिपिंग ज़्यादा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डिपिंग ज़्यादा है, ये क्वेश्चन इसमें इसके मुकाबले में कम है, इसमें वो बहुत कम। तो जिसमें डिपिंग ज़्यादा है वो ज़्यादा डेंस है, किसके मुकाबले में, इस बोर्ड के मुकाबले में जिसमें डिपिंग कम है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह ये बोर्ड की एग्जांपल दी,
इसी तरह जो आपकी क्रस्ट है ना, अर्थ की क्रस्ट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अर्थ 4 लेयर्स से मिलके बनी है। टॉप लेयर होती है क्रस्ट। अगर लेक्चर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पढ़े, फिर इस आइसोस्टेसी को दोबारा देखे वीडियो। अब अर्थ जो है वो इसी की तरह डिफरेंट लेयर से बनी है, ठीक है। ये सबसे थिक लेयर जो है ये अंदर वाली लेयर, ये जो लेयर है ये क्रस्ट है, फिर ये अंदर मेंटल है, फिर ये कोर और इनर, ये इनर कोर, ये आउटर कोर, ये मेंटल, ठीक है। ये जो चीज़ है ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, ये वाली ये मेंटल है, ठीक है। अब जिस तरह ये बोर्ड की एग्जांपल दी, इसी तरह ये जो क्रस्ट है ना, ये वाला, ये पोर्शन रेड अंदर वाला, ये मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। जैसे बोर्ड जो है पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है ना, इस तरह क्रस्ट वाला पोर्शन जो है वो मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब जिस तरह बोट पे ज़्यादा वजन डाला, बोट क्या होगी, नीचे की तरफ डिप होगी। कम वजन किया तो बोट जो है ऊपर की तरफ चलेगी। जितना ज़्यादा वजन करो बोट नीचे की तरफ डिप हो रही है। इसी तरह अर्थ की क्रस्ट पे जितना ज़्यादा वजन आएगा ना, जितना ज़्यादा मैस आएगा, जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा, उतना ज़्यादा ऑब्वियसली मैस हो जाएगा क्रस्ट का, तो उतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी उस पोर्शन की क्रस्ट की। मैंने क्या बात की, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। यहाँ पे डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे लोड ज़्यादा है, यहाँ पे लोड ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। इसी तरह अर्थ क्रस्ट पे जहाँ पे ज़्यादा मैस होगा, मतलब जिस जगह पे माउंटेन्स होंगे, ये अर्थ क्रस्ट है, इसके ऊपर माउंटेन आ गए। अब इस जगह पे बाकी मुकाबले में साइड्स जो आपकी सराउंडिंग एरिया है उसके मुकाबले में मैस ज़्यादा हो गया। जैसे बोर्ड में मैस ज़्यादा हुआ, इस एरिया में मैस ज़्यादा हो गया। माउंटेन्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, डिफरेंट जो है ना हैवी स्ट्रक्चर आ गए उस क्रस्ट के ऊपर, क्योंकि आपकी क्रस्ट के ऊपर है ना सारे स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से डेंसिटी इस पोर्शन पे ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा क्रस्ट डिप करेगा मेंटल के अंदर। इस पोर्शन में क्या होगा मेरे भाई, इस पोर्शन में जो है अब आपका ये जो क्रस्ट है वो यूं करके हो जाएगा। मैं नया बना देता हूँ ताकि समझ आ जाए। जहाँ पे आपके माउंटेन्स है, जहाँ पे आपका बढ़ गया क्या कहते हैं प्रेशर, मैस बन गया, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो अब इस पोर्शन में क्या होगा, इस पोर्शन में मेंटल यूं हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर माउंटेन आ गया, ये इसके ऊपर माउंटेन आ गया। अब मेंटल क्या हुआ, वो डिप हो गया ज़्यादा, क्रस्ट जो है वो डिप हो गया ज़्यादा मेंटल, ये आगे मेंटल है ना इसमें, फिर ये अंदर क्रस्ट है, तो ये जो क्रस्ट पोर्शन है ये डिप हो गया। यहाँ पे मुझे जो है ना यूं कर ये, ठीक है। ये अब क्रस्ट का ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे माउंटेन है कोई, इट डिप डीपर इनटू द मेंटल ऑफ अर्थ। तो आइसोस्टेसी बेसिकली इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है कि हाउ लिथोस्फीयर फ्लोट अपॉन मेंटल। बेसिकली जो है ना कि लिथोस्फीयर क्या था, ये क्रस्ट और ये टॉप ऑफ मेंटल, इस ये मिला के कंबाइन जो है लिथोस्फीयर बनते हैं। तो आइसोस्टेसी भी इसी चीज़ को बता रही है कि जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्रस्ट की, क्रस्ट के पोर्शन की, वो उतना ज़्यादा मेंटल के अंदर डिप होगा। जिस तरह फिश, उसकी शिप की एग्जांपल जहन में रख, जैसे शिप में वेट बढ़ा रहे हो, वो उतना ज़्यादा डिप हो रहा है पानी में। इसी तरह अर्थ की क्रस्ट में जिस जगह पे हैवी मैस है, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, या अक्सर ये होता है कि ये अर्थ की क्रस्ट जो है वो या तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है या कभी कम हो जाती है। कम कैसे होती है, लेट्स सपोज कोई मटेरियल इस माउंटेन में से इरोड हो गया, माउंटेन है, आस्ता आस्ता इरोजन हो रही है, मटेरियल इसमें से ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, या फिर नेचुरली ब्लास्टिंग करते हैं, वहाँ से आप क्या कर रहे हो, माउंटेन का वेट कम करते जा रहे हैं, ठीक है। इरोजन हो रही है माउंटेन से, तो क्रस्ट क्या होगा, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। क्रस्ट वापस ये जो था वो अपनी जगह पे वापस आएगा, जो जो उसमें से इरोजन होगी क्रस्ट वापस आता जाएगा अपनी जगह पे। फॉर एग्जांपल इधर से मैं माउंटेन ख़त्म कर दूँ ना, अगर इस जगह से अगर मैं माउंटेन ख़त्म कर दूँ, ये क्या होगा, ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है, डिप, इसकी जो डिपिंग है वो कम ज़्यादा होती रहती है। अब माउंटेन्स है, माउंटेन्स इरोड करते रहते हैं,
तो क्रस्ट राइज कर जाता है आप। और अब कुछ जब सेडिमेंट्स होते हैं, कुछ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी कोस्ट पे, कोस्ट कहते हैं वो लैंड का वो हिस्सा जो सी के साथ होता है, एडजॉइनिंग और नियर द सी, द पार्ट ऑफ लैंड विच इज नियर द सी। किसी कोस्ट में जब सेडिमेंटेशन होती है, यानी कि सिल्ट डिपॉजिट होती है, मतलब सिल्ट या क्ले या सैंड डिपॉजिट होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्रस्ट सिंक कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका वेट बढ़ जाता है, इट लोअर्स डाउन, क्रस्ट नीचे आ जाती है। तो ये जो क्रस्ट है ये इट लोअर्स डाउन और राइजेस अप, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। जहाँ पे वेट बढ़ता जाएगा आपका, जिस बोट 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 की एग्जांपल है, उस पे बोट पे मैं वेट बढ़ाता जाऊँगा, वो पानी के अंदर उतनी ज़्यादा डिप होती जाएगी, वेट कम करता जाऊँगा वो पानी के ऊपर उतनी तैरती रहेगी। इसी तरह अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जितना ज़्यादा वेट बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा वो जो है, जो क्रस्ट है वो मेंटल में डिप हो जाएगा, ये क्रस्ट इस मेंटल में डिप हो रहा है। और जितना ज़्यादा वेट कम करूंगा क्रस्ट उतना ऊपर आता जाएगा, यानी वो इतना कम डिप होगा। तो ये जो सारा फिनोमेना है ये एक्सप्लेन कर रहा है एसोस्टिसी को। तो एसोस्टिसी याद रखना कि कोई भी लार्जर मैस है ना सरफेस ऑफ अर्थ पे, वो इस लिथोस्फीयर को, क्रस्ट से ज़्यादा अच्छा वर्ड है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन क्रस्ट प्लस जो मेंटल का जो अपर पोर्शन है, जो इस लिथोस्फीयर को डाउनवर्ड मूव कराता है या अपवर्ड मूव कराता है, डिपेंड करता है उस पर। अगर मैस जो है वो ऑलरेडी जिसने लिथोस्फीयर को डाउनवर्ड मूव कराया हुआ है उसमें इरोजन होती रहे माउंटेन्स में, तो वो क्या करता है, लिथोस्फीयर इट राइजेस अप, लाइक ग्लेशियर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए। तो डेफिनेशन इसकी बेसिकली यही है, इट इज़ द मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन upstanding parts यानी mountains and hills and low lying basins on rotating earth। जो नीचे आपके low lying basins है ये आपके lithosphere है, और आपकी जो upstanding parts है mountains, उनके दरमियान मैकेनिकल स्टेबिलिटी है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने दिए है। आइसोस्टेसी एक्सप्लेन कर रही होती है कि कैसे लिथोस्फीयर फ्लोट करता है मेंटल पे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आइसोस्टेसी का। ठीक है, जो मैस बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जो आपकी लिथोस्फीयर है लेयर वो क्या करेगी, इट राइजेस डाउन, बेसिकली इट लोअर्स डाउन। जो आप सॉरी वेट बढ़ेगा इट राइजेस, यस इट लोअर्स डाउन, जो वेट कम होगा इट राइजेस अप। ठीक है, जो आपका लिथोस्फीयर है इट राइजेस अप, और जो उसमें इरोजन होगी, क्या नाम है, जो उसमें डिपोजिशन होगी इट राइजेस डाउन, सेडिमेंटेशन की किसी भी स्ट्रक्चर में, कोस्ट में जो होती है। तो कोस्टल जो आपकी क्रस्ट होती है वहाँ पे आपकी क्या नाम है, इट राइजेस डाउन, सरफेस राइजेस डाउन, वहाँ पे आपका क्रस्ट जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है। तो जहाँ पे इरोजन हो रही होती है वहाँ पे क्रस्ट राइज कर जाता है ऊपर की तरफ। तो ये आइसोस्टेसी है। अब ये लिथोस्फीयर जो है वो जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, लिथोस्फीयर जो है वो क्या था, सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ, इसमें अपर पोर्शन होता है मेंटल का। ठीक है, ये मेंटल का अपर पोर्शन और क्रस्ट पूरी होती है। तो ये लिथोस्फीयर है। अब दो तरह के लिथोस्फीयर होते हैं जी, ओशियानिक लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। ये चीज़ रह गई थी। लिथोस्फीयर की दो टाइप, जो कि अर्थ क्रस्ट का पार्ट। अब ओशियानिक लिथोस्फीयर जो होता है इट इज़ फॉर्म बाय ओशियानिक क्रस्ट। आपकी जो ओशियानिक क्रस्ट है और रेजिडुअल मेंटल है उससे मिलके बनती है। और जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनती है और रेजिडुअल मेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस रेजिडुअल मेंटल, ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, और ओशियानिक क्रस्ट और रेजिडुअल मेंटल ये ओशियानिक लिथोस्फीयर बनाते हैं। अब ओशियानिक लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, ओशंस आते हैं, ओशंस का बॉटम, सी या ओशन का बॉटम आता है। ओशन बेसिकली, ओशन और सी में फ़र्क क्या है, दोनों वाटर बॉडीज हैं, लेकिन ओशन बिटवीन कॉन्टिनेंट्स होता है। ठीक है, इट इज़ द बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, और एजेस ऑफ ओशन पे सी होते हैं। जो ओशन की एज होती है, जो एंड होता है वो सी होता है, और सी के साथ बेसिकली जो ओशन का एंड है जिसको सी कहते हैं, सी के साथ कोई लैंड लॉक रीजन होता है, कोई साथ एरिया होता है, लैंड होती है। तो ओशन में बेसिकली जो बॉटम ऑफ ओशन है उसमें ओशियानिक लिथोस्फीयर बेसिकली इट कंप्राइजेज ऑफ बॉटम ऑफ ओशन। और जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है वो बेसिकली जो कॉन्टिनेंट्स है आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है,
तो कॉन्टिनेंट्स को कंप्राइजेस द कॉन्टिनेंट, और जो ओशियानिक लिथोस्फीयर है इट कंप्राइजेस द बॉटम ऑफ ओशन। इसके बाद जो आपका ओशियानिक लिथोस्फीयर है, इसमें जो रॉक टाइप होती है, यानी बॉटम ऑफ ओशन की जो रॉक है वो ज़्यादा, वो कौन सी होती है? बसाल्ट रॉक टाइप है, बसाल्ट, BASALT। और जहाँ आपका कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है उसमें रॉक टाइप होती है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक जो है वो ग्रेनाइट है, और सबसे जो लाइटेस्ट रॉक है वो टैल्क है, जो टैल्क पाउडर भी नहीं यूज करते घरों में। टैल्क टैल्क लाइटेस्ट रॉक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक ग्रेनाइट है। डायमंड मिनरल है, डायमंड जो है वो रॉक नहीं है, डायमंड इज मिनरल। तो डायमंड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल है, रॉक नहीं है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक जो है वो ग्रेनाइट है। डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल। वैसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल पूछा जाए तो डायमंड है, अगर रॉक पूछी जाए तो ग्रेनाइट है, ठीक है। और मिनरल पूछा जाए तो वो तो वैसे ही डायमंड है। तो जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है उसकी टाइप जो ग्रेनाइट है, और ओशियानिक की बसाल्ट है। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है वो उसकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी ओशियानिक की डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसर होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। क्योंकि माउंटेन्स, ग्लेशियर्स ये वगैरह आते हैं उसमें, तो उसकी डेंसिटी हाई होती है। इसके अलावा जो आपका ओशियानिक लिथोस्फीयर है इसमें आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कॉन्टिनेंटल में आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट जो है बहुत कम होता है। अच्छा, ओशियानिक में सिलिकॉन कंटेंट कम होता है। आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है ओशियानिक में, और सिलिकॉन कम होता है। इस कॉन्टिनेंटल में जो है वो आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट कम होता है, लेकिन सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा होता है। और लास्ट बात, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर को थिक लिथोस्फीयर कहते हैं, ये थिक लेयर है। और ओशियानिक लिथोस्फीयर को थिन लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये आपकी लिथोस्फीयर लेयर है वो, क्योंकि अर्थ एक वन मैस नहीं है कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगी। ये नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ तक लिथोस्फीयर होगी। अर्थ यूं है तो नीचे करके, मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे मैस ज़्यादा होगा वहाँ पे यूं करके, ये यूं करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिथोस्फीयर की जो आपकी डेप्थ है वो ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम, यहाँ पे फिर ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। तो जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है वो थिक होती है, वो ज़्यादा होती है, लेयर की जो थिकनेस होती है। और जो आपका ओशियानिक लिथोस्फीयर है वो थिन होती है। लास्ट टॉपिक है एस्टेनोस्फीयर, ठीक है। एस्टेनोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर और एस्टेनोस्फीयर, जो एस्टेनोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर के नीचे होती है, अपर मेंटल को कहते हैं। अब मेंटल जो है वो ओवरऑल मेंटल है ना। अब आपकी पूरी बॉडी है, अब मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी। अब बॉडी का एक पार्ट लेग है, एक पार्ट आर्म है, हेड है। इसी तरह जो मेंटल है वो ओवरऑल मेंटल का जो एक पार्ट है वो एस्टेनोस्फीयर। एस्टेनोस्फीयर डेंसर। एस्टेनो जो बेसिकली एस्टेनो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है वीक, विदाउट स्ट्रेंथ। तो ये एस्टेनोस्फीयर वो लेयर होगी जिसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, वीक लेयर होगी। तो बेसिकली ये डेंसर होती है और वीकर है, स्ट्रेंथ नहीं होती। और ये होती है लिथोस्फीयर के नीचे। लिथोस्फीयर के नीचे जो लेयर होती है अपर मेंटल, उसको कहते हैं एस्टेनोस्फीयर, ठीक है, एस्टेनोस्फीयर। और ये सेमी मोल्टन रीजन है, मोल्टन फॉर्म में नहीं होता, सेमी मोल्टन फॉर्म में होता है। पिघल 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 जो होता है ना, पिघलना, उसको मोल्टन स्टेट कहते हैं। तो ये सेमी मोल्टन स्टेट है। अब ये वो रीजन है जहाँ पे रॉक्स सॉफ्टन होती है, मतलब वीक है ना, सॉफ्ट होती है। और पार्ट जो है ना पार्टली मेल्टिंग फॉर्म में होती है, वही मैंने बताया सेमी मोल्टन फॉर्म में होती है। और ये जो है ना इस जगह पे, इस एरिया में कंसिस्टेंसी जो है थिक और स्टिकी है, विस्कस है, बट बेसिकली विस्कोसिटी होती है। यहाँ पे जो फ्लूइड है वहाँ पे उसकी विस्कोसिटी है, क्योंकि सेमी मोल्टन रीजन है। आपको पता है हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वाटर की विस्कोसिटी कम है सबसे। तो आइडियल फ्लूइड कहा जाता है वाटर को। विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है उसको फ्लो में। तो ये जो जगह है ये बेसिकली यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है, स्टिकी है, यानी विस्कस है। तो एस्टेनोस्फीयर का याद रखना है कि ये सेमी मोल्टन रीजन होता है बीनीथ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे है,
सेमी मोल्टन रीजन है और डेंसर है, डेंसिटी ज़्यादा है और स्टिकी है। यहाँ पे इस एरिया की जो कंसिस्टेंसी है वो स्टिकी है, विस्कस है, थिक है, ठीक है। तो ये लिथोस्फीयर के नीचे आपका जो है एस्टीनोस्फीयर है, ठीक है। अब ये आपका ओशियानिक क्रस्ट है, मैंने बताया था एट द बॉटम ऑफ ओशन ओशियानिक क्रस्ट होता है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो आपका जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्रस्ट, कॉन्टिनेंट्स की क्रस्ट। अब एक बाउंड्री होती है इन दोनों के दरमियान, लिथोस्फीयर और एस्टीनोस्फीयर के दरमियान, ये जो बाउंड्री है इसको कहते हैं लैब। लैब मतलब लिथोस्फीयर एंड एस्टीनोस्फीयर बाउंड्री, ठीक है। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री लाइन जो है, इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजिशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर एंड एस्टीनोस्फीयर, ऑस्टीनोस्फीयर बाउंड्री, ठीक है, लैब। तो ये पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन होता है फ्रॉम सॉलिड लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन, टू स्टिकी एस्टीनोस्फीयर। एस्टीनोस्फीयर में बताया था स्टिकी है, विस्कस है, थिक है। तो सॉलिड लिथोस्फीयर से स्टिकी एस्टीनोस्फीयर में जो ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है, वो फेज जो होता है जहाँ चेंज आता है, ठीक है, उस जैसे एक एरिया से दूसरी जगह सफ़र करते हो, इस्लामाबाद से पिंडी जा रहे हो, एक ट्रांजिशन फेज आएगा, मतलब इस फेज के इस तरफ पिंडी, इस तरफ इस्लामाबाद, और ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है उसको, जैसे वोगा बॉर्डर है, वोगा बॉर्डर ट्रांजिशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इस तरह ये ट्रांजिशन लाइन है लिथोस्फीयर और एस्टीनोस्फीयर के दरमियान। तो ये ट्रांजिशन है फ्रॉम सॉलिड लिथोस्फीयर टू स्टिकी एस्टीनोस्फीयर। और ये जो डेप्थ है इसकी, इस लेयर की, इस बाउंड्री लेयर की, ये चेंज करती है प्लेस टू प्लेस, सेम नहीं होती है ओवरऑल, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। सो दैट्स इट। ये था जी आज के दिन के लिए। कोई क्वेश्चन किसी का तो वो पूछ सकता है, फिर उसके बाद मैं अटेंडेंस लेता हूँ और जो है ख़त्म करते हैं इसको। बहुत कम लोग ऑनलाइन हैं। हाँ जी, कोई